हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एग्जाम भी आने वाले हैं, पढ़ाई करिए अच्छे से और इस बार आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। तो चलिए सर, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं सर। हमारा पॉइंट नंबर 10 हम कर रहे थे सर परक्यूजिट्स। परक्यूजिट में हमने पॉइंट नंबर 9 तक कर लिया था। 9 नहीं, 10 या 9 था। एक मिनट, कोई गलती हो गई। तो ये वाला पॉइंट था हमारा 9। अच्छा, अब आना चाहिए पॉइंट नंबर 10। ये मैंने गलती से इसको पॉइंट नंबर 11 लिख दिया है, आप इसको पॉइंट नंबर 10 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए पॉइंट नंबर 10, जो कि है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसको हम लिखेंगे RFA। आप एग्जाम में RFA लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, लेकिन एक बार आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में, फिर RFA लिख के उसके बाद आप अगर यूज करना है तो आप RFA यूज कर सकते हो। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन होता क्या है समझिए जरा। आपने अलाउंसेस में पढ़ा था, ठीक है, इसको लिखना मत। आपने अलाउंसेस में पढ़ा था कि अगर हमारा इंप्लॉय जो है वो किराए पे रहता है, वो रेंट पे रहता है। अगर वो रेंट पे रहता है तो उसका जो बॉस होता था वो उसको कहता था तुम एक काम करो, जो बेसिक पे ले रहे हो वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मनी भी दे देता हूं, जिसको मैं कहूंगा हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको कहते थे, जिसकी डिडक्शन मिलती थी। लेकिन इसकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजाइम में मिलती है, न्यू रिजाइम में नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बॉस जो है, समझिए बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय को कहेगा तुम एक काम करो, मेरा यहाँ पे एक घर बना हुआ है या मेरा यहाँ पे इस बिल्डिंग में फ्लैट है, तुम इस फ्लैट में रह लो जाके। या तो उस घर में रह लो या फ्लैट में रह लो। किसका है ये? सर ये एम्प्लॉयर का खुद का है, ये एम्प्लॉयर का ओन्ड है। या फिर एम्प्लॉयर ये कह सकता है तुम इस घर में जाके रहो और इसका किराया जो है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसका किराया मैं खुद से पे कर दूंगा। बात समझ आई? यानी कि इसको सीधा सीधा पैसे ना देके, क्योंकि जब वो उसको सीधा सीधा पैसा दे देता था एम्प्लॉय को तो वो बन जाता था हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे वो उसको सीधा सीधा पैसा नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें फैसिलिटी दे रहा हूं। कम ऑन, क्या दे रहा हूं? फैसिलिटी दे रहा हूं। किस चीज की? कि तुम्हें किराए पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर जो है ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है, ये देखो ये घर है, ये फ्लैट है, इसमें रहो जाके, तुम्हें इसमें कोई किराया नहीं देना। क्यों? क्योंकि या तो ये मेरा खुद का खरीदा हुआ है, हो सकता है ओनर का खुद का खरीदा हो, या फिर ओनर का अपना रेंटेड हो। सर क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होता है, खासकर ऐसी जगहों पे जहां फैक्ट्रीज बहुत दूर दूर होती हैं। यानी कि जो फैक्ट्री है वो लगभग 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। तो वो क्या करती है, कंपनीज वहीं पे ही जगह लेके क्वार्टर्स बना देती है या फिर जगह बना देती है और कहती है कि भाई तुम यहीं पे रहो। उसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं, बड़े बड़ी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनको बंगला दिया जाता है। जैसे आपको पता है यूपीएससी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनको बंगला दिया जाता है, सर्वेंट फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ तक कि उनकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल भी गवर्नमेंट पे करती है, उनको पे नहीं करने होते, ठीक है। तो एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि भैया इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ और फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे। इन सब चीजों की आपको दिक्कत या इन सब चीजों की आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ये सारी परेशानी कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर उठाएगा। तो एम्प्लॉयर उसे क्या दे रहा है? उसे अकोमोडेशन दे रहा है, उसको घर दे रहा है, ठीक है। कैसे? रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है। अब ये सर किसको दे सकता है? या तो एम्प्लॉय को दे देगा या फिर उसकी, ठीक है। आइए जी, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ फैसिलिटी ऑफ हाउस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और member of his household, of his household, ठीक है। अब इसकी टैक्सिबिलिटी या परक्यूजिट है तो सर परक्यूजिट निकालना पड़ेगा, परक्यूजिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिखिए, दिस विल बी कंसिडर्ड एज
टैक्सेबल परक्यूजिट। इसको क्या मान लिया जाएगा सर? टैक्सेबल परक्यूजिट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? टैक्सेबल परक्यूजिट। तो टैक्सेबल परक्यूजिट है तो टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आइए जरा मेरे साथ साथ लिखिए, टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू। परक्यूजिट वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? पीवी। अब यहां पे बात आती है सर, इंप्लॉय कौन सा है? क्या गवर्नमेंट इंप्लॉय है? आपको पता है गवर्नमेंट अपने इंप्लॉइज को, जैसे कि आईएएस आईपीएस, उसके अलावा भी जितने भी लगभग इंप्लॉइज होते हैं, ग्रेड ए बी सी डी करके जो अलग अलग इंप्लॉइज होते हैं, उनको वो घर देती है रहने के लिए, जिसको आप कहते हैं क्वार्टर देती है, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। तो जो सरकारी क्वार्टर वो उनको देती है, वो भी क्या है सर? वो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन है, और उस पे भी उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी सर? इसकी टैक्सेबल perquisite value will be the license fees provided by गवर्नमेंट। क्या होता है समझिए जरा, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वार्टर्स में रहते हैं, तो उनपे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बना रखा है? उन्होंने कहा कि हम जो इसको बेनिफिट दे रहे हैं वो एक लाइसेंस फीस का बेनिफिट दे रहे हैं, यानी एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि ये अमाउंट का बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो परक्यूजिट वैल्यू है वो पहले से निकाल रखी है, और उस परक्यूजिट वैल्यू का क्या नाम दे रखा है उन्होंने? लाइसेंस फीस। क्या दे रखा है नाम? लाइसेंस फीस। तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑटोमेटिकली ही ये रेंट फ्री अकोमोडेशन उसमें ऐड हो जाता है, लाइसेंस फीस के नाम से उसकी सैलरी के अंदर टैक्सेबिलिटी में ऐड हो जाता है। तो यानी सिंपल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो क्वार्टर में रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहता है, गवर्नमेंट के बंगले में रहता है, तो जो बंगले में रह रहा है, क्वार्टर में रह रहा है, वो उसके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट टैक्सेबल परक्यूजिट बनेगा। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी सर? उसकी वैल्यू होगी जो भी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या प्रोवाइड करेगी। तो अब लाइसेंस फीस कैसे देखनी है सर? लाइसेंस फीस आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? जनरली अब मुझे बताओ, क्या इसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का? नहीं आएगा। हाँ, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन में नहीं आएगा। एमसीक्यू में आ सकता है कि भैया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की? तो वहां आपको लिखना है लाइसेंस फीस प्रोवाइडेड या कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सर अदर एम्प्लॉय की। सर हमारे जैसे लोग जो कि सरकारी दामाद नहीं है, उनके लिए क्या करें सर? उनके लिए दो बातें। या तो जो हाउस है, हाउस नहीं कहते वैसे, इसको अकोमोडेशन वर्ड यूज है, फिर भी हम हाउस लिख रहे हैं। या तो हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ है। आपको पता है गुड़गांव में बहुत सारे जैसे जैसे फ्लैट्स बनते हैं, वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको खरीद लेती है। पता है आपको? गुड़गांव में आपने देखा होगा कि भाई एक साथ 200 फ्लैट खरीद लिए गए, बने भी नहीं, पहले खरीद लिए गए। कौन खरीद लेता है इतने पैसे? 5 मिनट के अंदर सारे फ्लैट बिक गए। कौन खरीदता है सर? गुड़गांव की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो खरीद लेती हैं, अपने इंप्लॉइज को कहती है उधर जाके रहो, हमारा है, कोई किराया नहीं देना तुम्हें, उधर जाके रहो, या उनसे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का किराया वसूल करती है। ठीक है? अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर हाउस इज हायर्ड या रेंटेड, यानी कि किराए पे ले रखा है, लेकिन किराए पे एम्प्लॉय ने नहीं ले रखा। किसने ले रखा है? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉय ने नहीं ले रखा, किसने ले रखा है? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखा है और कहा अपने एम्प्लॉय को जाके उस मकान में रहो, थोड़े बहुत पैसे दे देना या कुछ भी मत देना, एज द केस मे बी। अब इसमें क्या होगा सर? परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलेगी समझिए जरा। टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू, रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो परक्यूजिट वैल्यू है विल डिपेंड ऑन, अब इसमें दो चीजें आएंगी, डिपेंड अपॉन, पहली आर एफ ए सैलरी, उसकी हमें एक आर एफ ए सैलरी निकालनी पड़ेगी, एंड
population and population where house is situated, जहां पे मकान है उसकी पॉपुलेशन। दो चीजें हमें देखनी है। कौन कौन सी चीजें देखनी है सर? एक तो देखना है उसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है, और दूसरा देखना है कि पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, ये पॉपुलेशन कैसे पता चलती है? पॉपुलेशन पता चलती है हमें सेंसस करवा के, जनगणना करवा के। तो जो ये सेंसस हुआ था लेटेस्ट, वो हुआ था सर 2011 में। आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है। 2011 के बाद अगला सेंसस होना था 2021 में, लेकिन 2021 में आपको पता है आप लोग घर में बैठ के मजे मार रहे थे क्योंकि सर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसीलिए हम 2000 सेंसस, ठीक है, इसलिए हम 2011 के सेंसस को लेके चल रहे हैं। अभी अभी दोबारा से सेंसस की बातें शुरू हो गई हैं, बल्कि सेंसस शुरू भी हो गया अगर आपको पता है तो। ऑल ओवर इंडिया में फिर से जनगणना करी जा रही है कि हम है कितने, हमारे पास कितनी गाड़ियां हो गई हैं, कितने स्कूटर हो गए हैं, कितनी बाइक हो गई हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा पॉपुलेशन। अच्छा, ये तो बड़ा इजी है। अगर किराए पे ले रखा है तो सीधी बात है सर, जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट, और वो उसकी परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी। तो आर एफ ए परक्यूजिट वैल्यू विल बी द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो क्या बन जाएगा उसके लिए? बेनिफिट। सीधी बात है। तो मेन हमें क्या सीखना है सर? मेन हमें ये सीखना है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये हमें पढ़ना है। जहां पे हाउस किसका होगा सर? एम्प्लॉयर का होगा, और उसने किसको दे दिया? एम्प्लॉय को। तो दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो निकालना पड़ेगा सर आरएफए, और दूसरी बात करनी पड़ेगी पॉपुलेशन की। तो हमें ये दोनों बातें करनी है, ठीक है। तो आइए जरा मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। व्हेन accommodation owned by employer, ठीक है। तो यहां पे पीवी ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे निकलेगी? दो चीजें बताई मैंने आपको, क्या? एक तो मैंने आपको बताई पॉपुलेशन, और दूसरा आरएफए सैलरी। तो सबसे पहले वेयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहां की देखनी है सर? जहां पे वो मकान सिचुएटेड है। वेयर पॉपुलेशन इज अप टू, वेयर पॉपुलेशन इज अप टू 15 लाख। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ आर एफ ए, तो यहां पे आपको कितना लेना है सर? यहां हो जाएगा सर 5%, 5% ऑफ आर एफ ए, यानी जो उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन आर एफ ए सैलरी, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी हम निकालेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन देखो मैंने लिखा है ना, आर एफ ए सैलरी। तो अगर वो ऐसी जगह पे रहता है, ऐसे किसी कस्बे में रहता है, जैसे लेट सपोज उसको भेज दिया लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में ज्यादा आबादी नहीं है, 15 लाख से कम ही आबादी है, या उड़ीसा के किसी ऐसे गांव में भेज दिया जहां पे आबादी बहुत कम है, वहां पे वो रहता है। तो वहां पे उसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, परक्यूजिट वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? उसकी आरएफए सैलरी का 5%, आरएफए सैलरी का 5%। अच्छा सर, अगर पॉपुलेशन इससे ज्यादा हुई तो? वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 15 लाख, बट अप टू, लेकिन कितनी होनी चाहिए? 40 लाख तक। यानी 15 लाख से तो ज्यादा हो गई, लेकिन 40 लाख तक है, यानी 40 लाख से ज्यादा नहीं है। तो वहां पे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी 7.5% ऑफ आर एफ ए सैलरी। और सर अगर पॉपुलेशन जैसे दिल्ली मुंबई या किसी ऐसी जगह पे रहता है जहां तो बतेरे लोग भरे पड़े हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, तो वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लाख, वहां पे आपको कितना लेना है सर? 10%।
तो कितना लेना पड़ेगा आपको सर? 10% लेना पड़ेगा, जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। तो दो चीजें, पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ आरएफए सैलरी, इनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए नोट, डिडक्ट फ्रॉम आरएफए पीवी, आरएफए पीवी द अमाउंट recovered from employer, सॉरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से अगर कोई पैसा ले लिया जाता है, एम्प्लॉय से अगर कोई पैसा ले लिया जाता है, जैसे लेट सपोज कि भाई उसका एम्प्लॉयर ने उसको मकान दे रखा है और किराया ले रहा है सिर्फ 1000 रुपए, और उसका आरएफए जो है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो परक्विजिट वैल्यू है वो ज्यादा बनती है, तो जितना पैसा उससे लिए जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, देखो सीधी बात है भाई, जितनी उसको हमने कहा इतना बेनिफिट उसको मिल रहा है, तो वो बेनिफिट में से जितना उसने पैसा पे कर दिया वो तो माइनस हो जाएगा, सीधी बात है। आइए जी मेरे साथ साथ बुक पे आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 10 है सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन कह रहा है हाउस फैसिलिटी है गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को, यहाँ पे फैमिली वर्ड नहीं है, वैसे यहाँ पे क्या वर्ड है? हाउस होल्ड। ठीक है, अच्छा, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ आरएफए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा सर? लाइसेंस फी है, जो कि कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट। वो लाइसेंस फी ही परक्यूजेड वैल्यू बन जाएगी, सीधी बात है, और वो वही डिसाइड करते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अदर एम्प्लॉय की बात करें, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पे हम क्या बात करते हैं सर? दो बातें हैं कि वो जो मकान है क्या ओन करता है एम्प्लॉयर, अगर ओन करता है तो हमें दो चीजों की बात करनी है, पॉपुलेशन और सैलरी। ठीक है, सैलरी मतलब सर रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी, तो हम कहेंगे अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख तक है, पॉपुलेशन कितनी है? 15 लाख तक, ये पॉपुलेशन इज अप टू 15 लाख, यानी 0 से लेके 15 लाख तक है, तो कितना होगा सर? 5% ऑफ आरएफए सैलरी। सर ये आरएफए सैलरी क्या होती है? अभी करा रहा हूं। फिर उसके बाद अगर पॉपुलेशन जो है आपकी वो 15 लाख से तो ज्यादा हो गई, लेकिन कितनी है? 40 लाख तक है, 40 लाख तक है, 40 लाख से ज्यादा नहीं है, याद रखना, 40 लाख तक आएगी, तो कितना होगा सर? 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी। और अगर ऐसी जगह पे वो घर है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मोर देन है, कितनी ज्यादा है सर? 40 लाख से भी ज्यादा है, मोर देन 40 लाख है, तो वहां पे 10% ऑफ आरएफए सैलरी आपको लेना है। ठीक है, अब सर ये आरएफए सैलरी क्या होती है? तो लिखिए आरएफए सैलरी। अच्छा, ये आरएफए सैलरी मैंने लिखवाया है, बुक में आरएफए सैलरी या लॉ में आरएफए सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले तो आपका बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे तो आपको हर जगह आना ही आना है। फिर आएगा सर यहाँ पे डीए, लेकिन सर यहाँ पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट आएगा या टोटल आएगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डीए का फॉर्मिंग पार्ट आएगा। फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है सर? फॉर्मिंग पार्ट होता है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद आएगा सर यहाँ पे बोनस, अगर क्वेश्चन में बोनस है तो बोनस आ जाएगा। सर कमीशन, हाँ कमीशन आएगी, लेकिन सर कौन सी कमीशन? कोई भी कमीशन हो, किसी भी नाम से हो, सारी कमीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सर, उसके अलावा जितने भी कैश अलाउंसेस हमने पढ़े थे, जितने भी कैश अलाउंसेस हमने पढ़े थे वो आ जाएंगे। उसके अलावा अदर कैश बेनिफिट, किसी भी नाम से अगर इसको दिया जा रहा है, कि जैसे कि इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कैश के नाम से, ओवर टाइम दिया जा रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका आर एफ ए सैलरी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी। देखिए, आइए देखिए, तो सर इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा बेसिक पे, डीए, बोनस, जितनी भी कमीशन है, उसके अलावा जितने भी मॉनेटरी इनकम या कैश इसको पेमेंट किया जा रहा है, कैश का मतलब ये नहीं कि कैश दिया रहा है, जो इसको बैंक में पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो इनकम जैसे कि अलाउंसेस हो गए, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा ये भी याद रखना, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट बात है, आरएफए सैलरी के अंदर नहीं आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन मेड टू द पीएफ। कौन सा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें नहीं आएगा। सर एम्प्लॉय का तो बेसिक पे में ऐड होता है ना, आपको पता ही है। फिर जो इंटरेस्ट है पीएफ पे, चाहे कोई भी पीएफ हो, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज कोई भी, वो नहीं आएगा। एडवांस सैलरी नहीं आएगी,
कोई भी परक्यूजिट नहीं आएगा, और कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, लमसम पेमेंट जो होती है मिलती है, वो सब इसमें नहीं आएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे, और अगर एग्जेम्प्टेड अलाउंस है तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड, अच्छा तो यहाँ पे जो मैंने अलाउंसेस लिखे थे ना, यहाँ पे लिख लेना टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्प्टेड अलाउंस तो वैसे भी इनकम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो अलाउंसेस आएंगे, लेकिन कौन से? टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे। क्लियर है? इसके अलावा लिखिए नोट, सैलरी will be taken for the period from which the house was occupied by employee, जिसको हम कहते हैं रिलेवेंट मंथ। यानी कि अगर वो 4 महीने के लिए रहा तो भाई 4 महीने की सैलरी आपको लेनी है, क्योंकि सैलरी का परसेंटेज लेना है ना। तो आपको जो आरएफए सैलरी लेनी है वो उतने ही महीने की लेनी है जितने महीने वो घर में रहा। और रहने का मतलब है उसका ऑक्यूपेशन, यानी उसने वो ऑक्यूपाई करा हो। याद रखना, दो वर्ड आते हैं, एक आता है अलॉटेड और एक होता है ऑक्यूपाइड। जैसे गवर्नमेंट में या फिर मान लो ऑफिस ने उसको अपॉइंट तो कर दिया जनवरी से कि भैया ये तुम्हारा घर है, जाके रह लो, लेकिन वो कह रहा है कि सर मैं अभी किराए पे रह रहा हूं, मेरा एग्रीमेंट है, मैं 3 महीने बाद आऊंगा। उसको घर दे दिया, लेकिन वो ऑक्यूपाई कब कर रहा है? 3 महीने बाद। तो उसको बेनिफिट भी कब से मिलेगा? जब से वो ऑक्यूपाई करेगा तभी से तो क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इजी है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के बहुत हाई चांसेस हैं, आते रहता है। तो कह रहा है सैलरी टेकन ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, रिड्यूस प्रेजेंट वैल्यू फॉर, ये फूर नहीं होगा, फॉर प्रेजेंट वैल्यू नहीं, सॉरी पीवी मतलब परक्यूजिट वैल्यू, रिड्यूस पीवी फॉर द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इंप्लॉय। इंप्लॉय से अगर कुछ रेंट फ्री अकोमोडेशन के पैसे लिए जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ साथ उसको एसी, फ्रिज, टीवी, गीजर, फर्नीचर, बेड, सोफा, ये सब भी दिया जा रहा है, समझिए, मकान दिया जा रहा है, मकान के साथ साथ उसको फर्नीचर भी दिया जा रहा है, तो दो बेनिफिट हो गए, एक तो मकान का हो गया और दूसरा फर्नीचर का। तो यहां पे एक तो आ गया सर हाउस, और दूसरा आ गया क्या? मूवेबल एसेट्स। क्या आ गया? मूवेबल एसेट्स। और याद करो, मैंने आपको मूवेबल एसेट्स का परक्यूजिट वैल्यू कराई थी, मुझे बताओ जरा मूवेबल एसेट की परक्यूजिट वैल्यू क्या थी, बताओ जरा। सर वहां पे एसेट को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक तो हमने कहा था एसी, फर्नीचर, ये सब चीजें। दूसरा हमने बांटा था कि मोटर बाइक है अगर, ठीक है, कार नहीं थी उसमें, मोटर बाइक है अगर। और तीसरा हमने एक और भी चीज उसमें डाली थी, अदर एसेट करके, याद करो, अदर एसेट करके। देखिए, हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था। मूवेबल एसेट में एक तो यूज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके लिए तो मैंने आपको कहा था निल है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई एसेट है जैसे कि टीवी, फर्नीचर, बाइक, अगर कुछ है तो हम 10% लेते थे, क्या? कॉस्ट का। और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो सर हायर चार्जेस है, वहां तो कोई इफ एंड बट नहीं है। तो यहाँ पे भी सीधी यही बात होगी, समझिए जरा, यहाँ पे भी यही बात होगी कि अगर वो कोई मूवेबल एसेट दे रहा है तो कितना लेंगे सर? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। और अगर हायर्ड है, अगर हायर्ड है तो हायर चार्जेस। ठीक है, तो लिख लीजिए आगे नोट, इफ फर्नीचर, ब्रैकेट में लिख देना, यूज ऑफ मूवेबल एसेट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद हाउस। जैसे आप कहते हो फर्निश्ड, फर्निश्ड होम या फर्निश्ड हाउस, अगर फर्नीचर भी दिया जा रहा है तो लिखिए देन परक्यूजिट वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में क्या क्या आता है सर? फर्नीचर में आ जाएगा आपका सोफा, टीवी, सर टीवी फर्नीचर है, हाँ फर्नीचर में आएगा एज पर द लॉ, टीवी, एसी एक्सेट्रा, जो उसको घर में चाहिए। ठीक है, तो वहां पे परक्यूजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट।
ठीक है, लेकिन ये कब होगा सर? ये होगा जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा, और क्या लिख देना, और हायर चार्जेस, हायर हायर या रेंट चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर या रेंट चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, लिख लिया? चलिए आइए जी, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे मेरे साथ साथ दोस्तों। कह रहा है मिस, ये पॉइंट नंबर ए में कह रहा है मिस्टर सी एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड के। अच्छी बात है। कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन। भैया फाइनेंस मैनेजर है, बड़ी लेवल पे है, तो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। और कहां दे दिया सर? मुंबई में दे दिया। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उसने आपको ये सब चीजें बताई कि बेसिक सैलरी, इतना बड़ा आदमी है, सीएफओ है, फाइनेंस मैनेजर, फिर भी कितने तनख्वाह मिलती है? सिर्फ 8,500 रुपए महीने के। ठीक है, डेयरनेस अलाउंस मिलता है 2,000, जिसमें से फॉर्मिंग पार्ट है 30% का, बोनस मिलता है सर 1,500 रुपए का महीने का। इवन दो द कंपनी अलॉटेड, कह रहा कंपनी ने उसको अलॉट तो कर दिया। कब अलॉट कर दिया सर? अलॉट कर दिया 1/4/2025 को। समझिए, इस दिन पे तो क्या हो गई? अलॉटमेंट हो गई। पर क्या मुझे अलॉटमेंट की डेट लेनी होती है या ऑक्यूपेशन की डेट लेनी होती है? सर मुझे डेट लेनी होती है जिस दिन वो घर में रहने आया है, ऑक्यूपाई करा है। लेकिन उसने ऑक्यूपाई कब कराया सर? 1/11 यानी 1 नवंबर से ऑक्यूपाई करा है। तो नवंबर से मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ सर? अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर हुआ मेरा 25-26 का। उसने ऑक्यूपाई कब करा? 1 नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं सर? 5 महीने। तो मुझे सैलरी यानी आरएफए सैलरी कितनी लेनी होगी? 5 महीने। मेरा रिलेवेंट पीरियड कितना हो गया सर? 5 महीने का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर हो गया 25-26। पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट ऑफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे। अगर मिस्टर सी उसमें से कितने पैसे पे करता है? 1,000 रुपए पे करता है, तो पहले वाले केस में तो सारा उसका परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। दूसरे वाले केस में 1,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है, तो जितना पे करेगा वो माइनस हो जाएगा। और तीसरा भी केस है, हाँ, तीसरे में कह रहा है कि भैया अबव क्वेश्चन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर एबीसी लिमिटेड यानी बॉस ने उसको टेलीविजन प्रोवाइड कराया जिसकी डब्ल्यूडीबी तो 10,000 है, कॉस्ट है 25,000, और 2 एयर कंडीशनर दिए हैं, 2 एयर कंडीशनर और एक टीवी दिया है। टीवी की डब्ल्यूडीबी 10,000 है, कॉस्ट 25,000 है। ठीक है, और 2 एयर कंडीशनर दिए हैं। तो सर एयर कंडीशनर कितने के हैं? द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एयर कंडीशनर। अच्छा, एयर कंडीशनर की इसने वैल्यू इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि एयर कंडीशन किराए पे ले रखे हैं, और किराया कितना जाता है सर? 400 रुपए प्रति माह का किराया जाता है। टेलीविजन जो मिला उसको कब मिला? 1 जनवरी 2026 से। यानी बात समझिए जरा, वो 1 नवंबर को तो ऑक्यूपाई कर गया था, लेकिन टेलीविजन कब मिला उसको? 1 जनवरी से। तो टेलीविजन की फैसिलिटी उसने कब से ली? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टेलीविजन की जो फैसिलिटी मिली ली उसने, वो कितने महीने की ली? सिर्फ 3 महीने की। 3 महीने की फैसिलिटी ली उसने टेलीविजन की, और एसी तो पहले लगा हुआ था। ठीक है, और कह रहा है कि वो 1,000 रुपए इसमें भी पे कर रहा है। तो ये तीनों केसेस हैं। सबसे पहले हम केस नंबर ए की बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ लिखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। हाँ, आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17। आइए जी, लिखिए। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स देर इन। एक्चुअली है ना, ये रूल्स में लिखा हुआ है, जो ये लिखा है ना कितना चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तो सेक्शन 17(2) में लिखा हुआ है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि परक्यूजिट के बारे में, लेकिन उस पे चार्ज कितना होगा वो रूल्स में लिखा है। तो एंड रूल्स, तो आपको रूल नंबर याद नहीं रखना, आपको सेक्शन याद नहीं रखना, आप सिंपल लिखो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स देर इन। ठीक है, और नया वाला है तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड रूल्स देर इन। 25 वाला तो इजी है याद रखना। चलिए, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स देयर इन, लिखिए आगे। व्हेन एन एम्प्लॉय कॉमा हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कॉमा receives rent free accommodation facility from employer, ठीक है, then such facility will be considered as taxable perquisite। तो इसको क्या मानेंगे हम सर? टैक्सेबल परक्यूजिट। अब इसकी परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलती है? दो चीजों पे, पॉपुलेशन एज वेल एज आरएफए सैलरी, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है सर? मिस्टर, क्या नाम है उसका? ए, मिस्टर ए नाम था, क्या नाम था सर? मिस्टर सी है, मिस्टर सी, मिस्टर सी हैज गिवन हाउस, हाउस या आप कह सकते हो अकोमोडेशन, इन मुंबई। और मुझे बताओ, क्या मुंबई की जनसंख्या, पॉपुलेशन 40 लाख से कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस बात है, 40 लाख से बहुत ज्यादा है। तो मिस्टर सी हैज गिवन हाउस अकोमोडेशन इन मुंबई वेयर पॉपुलेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा? एग्जाम में कुछ आ गया, कोई देश उसने दे दिया, लेट सपोज उसने झुमरी तलैया दे दिया कि वो झुमरी तलैया के अंदर उसको मिल गया है, तो पॉपुलेशन कैसे हम अपने आप से निकालेंगे कि उसके तो 40 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी? तो ऐसा नहीं आएगा। अगर वो आपको कोई भी ऐसी जगह देता है तो आपको पॉपुलेशन भी बताएगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ, अगर ऐसी मेट्रो सिटी देता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो वो आपको नहीं बताएगा पॉपुलेशन, वो आपको खुद से पता करना है कि भाई ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मेट्रो सिटी, बेंगलुरु भी एक्चुअली मेट्रो सिटी में आता है, तो उनके लिए क्या है सर? वहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा ही होगी। तो मिस्टर सी हैज गिवन हाउस अकोमोडेशन इन मुंबई वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लैक्स, ठीक है। अब वो सेंसस वेंसस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप लिख दीजिए देयरफॉर perquisite value of rent free accommodation will be, कितना होगा मुझे बताओ सर? यहां पे हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना था? हाईएस्ट था 10%, मल्टीप्लाई बाय आर एफ ए सैलरी। लेकिन याद रखना आर एफ ए सैलरी यहां पे रिलेवेंट मंथ के लिए होना चाहिए। अब मुझे बताओ, उसको जो घर दिया गया वो अलॉट कब कर दिया गया था? चेक करो क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा था कि अलॉट हो गया था 1 अप्रैल को, लेकिन ऑक्यूपाई कब करा? 1 नवंबर को। तो मुझे अप्रैल से लेना है या नवंबर से? सर सीधी बात है, जब से उसने बेनिफिट लेना शुरू करा, जब से वो घर में आके रहा, तो वो घर में आके रहा 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से ही होगा, ठीक है। तो आगे लिख दो, हियर रिलेवेंट पीरियड will start from the date of occupation of accommodation, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना 1 नवंबर 25, ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या निकालना है? आरएफए सैलरी का 10%, वो भी कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। आइए जरा, तो सबसे पहले मैं आरएफए सैलरी निकाल लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ आर एफ ए सैलरी। अब आरएफए सैलरी सिंपल याद रखना है सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन में जितना भी उसको कैश में टैक्सेबल चीजें मिल रही है ना, वो ले लेना, बस रिटायरमेंट वाले छोड़ देना और परक्यूजिट छोड़ देना। तो सबसे पहले तो आएगा बेसिक पे, बेसिक पे। अच्छा, यहां पे रुपीस पर मंथ है। मुझे बताइए उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी सर? बेसिक सैलरी थी 8,500 पर मंथ। फिर इसमें क्या ऐड होगा सर? इसमें डीए का फॉर्मिंग पार्ट ऐड होगा, और डीए कितना था उसका?
सर डीए आई थिंक 2000 रुपए था और 30%, हाँ 2000 था और 30% फॉर्मिंग पार्ट है, तो 2000 रुपए का 30% कितना होता है सर 600 रुपए। उसके अलावा इसमें सर बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस वो सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी या ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, जो लमसम पेमेंट आती है बड़ी अमाउंट, वो ऐड नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे इसको बोनस भी मिल रहा था, कितना बोनस मिला था सर, क्वेश्चन में उसने बताया इसको बोनस कितना मिला, 1500 रुपए का। और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस या कोई भी अदर कैश पेमेंट इसको होती है, इंसेंटिव या किसी और नाम की, तो वो ऐड हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो यही आ जाएगा इसका आर एफ ए सैलरी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आर एफ ए सैलरी कितनी आ गई पर मंथ? 8500 प्लस 600 प्लस 1500, ये हो गए सर आपके 10,600। ठीक है, चलिए अब निकाल लेता हूं मैं आर एफ ए की, आर एफ ए परक्यूजिट वैल्यू। सर 10,600 तो क्या है एक महीने के लिए, उसने कितने महीने मकान में रहा है? वो 5 महीने रहा है। और कितना परसेंट लेना है सर? यहां लेना है सर मुझे पूरा का पूरा 10%। याद रखना ये तो है पर मंथ, क्योंकि मैंने सैलरी पहले पर मंथ निकाली। कितने महीने रहा? 5 महीने रहा, तो इस पर गलती मत कर देना। तो 5 महीने की सैलरी होती है 53,000, लेकिन ये पूरा 53,000 टैक्स नहीं होगा, इसका 10% टैक्स होगा, यानी कि 5,300 रुपए। ये क्या आ गया इसका सर? परक्यूजिट वैल्यू आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का, टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहा था कि मान लो यही सब कहानी है, लेकिन एम्प्लॉय 1,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है, तो अगर वो जितना पे करेगा वो उसकी बेनिफिट में से कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर बी की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे सर पॉइंट नंबर बी में, व्हेन एम्प्लॉय पेज फॉर rent free accommodation comma then such amount will be deducted from perquisite value of RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्यूजिट वैल्यू से माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताइए मेरा यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्यूजिट वैल्यू कितनी आई सर? मेरी रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्यूजिट वैल्यू आई 5,300 माइनस अमाउंट या कंसिडरेशन कह सकते हो रिकवर्ड। मुझे बताइए कितने पैसे रिकवर्ड हो गए सर? 1,000 रुपए पर महीना वो पे कर रहा है, तो 5 महीने के हिसाब से कितने पे कर दिए होंगे उसने सर? 5,000 रुपए, क्योंकि आपको 5 महीने का लेना है। तो यहाँ पे आर एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? यहाँ पे आर एफ ए की परक्यूजिट वैल्यू कितनी आ गई? अब 300 रुपए टोटल। ठीक है, अब दूसरे वाले या तीसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर सी की, ये लिख लिया क्या आपने? नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट से, पॉज करके लिख लो, ज्यादा बेटर है। लिख लिया? चलिए, पॉइंट नंबर सी में कह रहा है एम्प्लॉयर हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है, क्या प्रोवाइड करा है? पहले सबसे पहले 1 टीवी जो कि हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। और उसने कहा था टीवी तो शायद उसको बाद में मिला था, टीवी कब मिला था? जनवरी में। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि उसको क्या दिया सर? टीवी दिया। और यहां लिखा हुआ था, देखो ये रहा एयर कंडीशनर, ये रहा टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी। तो भैया जब से बेनिफिट लेना शुरू करा है तब से टैक्स करोगे। तो 1 टीवी हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एट ₹400 पर मंथ फ्रॉम कौन सी डेट से? 1 जनवरी 25। तो मुझे बताइए 1 जनवरी 25 से लेके 31 मार्च 25 कितने महीने टीवी का उसने उपभोग करा, कंज्यूम करा सर? 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या दिया सर उसने? 2 एयर कंडीशन जिसकी WDV कितनी दे रखी थी सर? सर WDV दे रखी थी 10,000, और कॉस्ट
कॉस्ट है 25,000 रुपए और ये कब से मिला हुआ है सर, इसकी डेट नहीं बता रखी, तो मतलब एसी तो शुरू से लगा होगा, फ्रॉम 1 नवंबर। तो अब क्या करना है सर, हमें यहां पे ये करना होता है, हमें ये करना होता है सर, द कॉस्ट नहीं, हम लिखेंगे परक्यूजिट वैल्यू फॉर यूज ऑफ मूवेबल एसेट। वो क्या होती है सर, वो होती है, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, वेयर एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एसेट एम्प्लॉयर ने ओन्ड किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो होता है सर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। याद रखना, यहां पे कॉस्ट ऑफ एसेट की बात होती है, यहां पे WDV नहीं लेनी होती। यानी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको WDV दे दी है। WDV की सर जरूरत नहीं है, हमें लेना है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे ओन्ड वाला कौन सा था सर, ओन्ड था उसका टेलीविजन। तो जो टीवी की पीवी है वो कैसे निकलेगी सर, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, और 10% एसेट की कॉस्ट कितनी है सर, एसेट की कॉस्ट उसने बता रखी थी, ये रहा, टीवी की WDV है 25,000, पर मुझे WDV से 10,000, मुझे WDV से मतलब नहीं है, मुझे कॉस्ट से मतलब है। वहीं दूसरी ओर ये होता है सर 10% पर एनम, और मुझे लेना है कितना, 3 महीने का, क्योंकि टीवी 3 महीने के लिए है। तो मुझे बता दो कितना हो गया सर, 3 महीने का 2500, तो 10% होता है, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो हो जाएगा 625 रुपया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेयर एसेट इज ओन्ड बाय, ओन्ड नहीं सॉरी, रेंटेड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, रेंटेड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, वेयर एसेट रेंटेड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वहां पे परक्यूजिट वैल्यू होती थी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर रिलेवेंट मंथ, रिलेवेंट मंथ जितने महीने का भी है। अब यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे था एसी, तो एसी के कितने पे कर रहा था सर, 400 रुपए पर मंथ, लेकिन एसी दो थे, तो दो एसी हो गए, 400 रुपए पर मंथ। लेकिन ये कब से थे, ये तो सर शुरू से थे, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे 5/12 कर दूंगा, नहीं सर, क्योंकि वो मंथ में चल रहा है। साल वाले को कन्वर्ट करने के लिए 5/12 करते, पर ये तो भाई पहले ही 400 रुपए महीना का है ना, तो 400 रुपए महीना, 5 महीने के कितने हो गए सर, 2,000, और दो के कितने हो गए सर, 4,000 रुपए। तो क्या अब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजेड वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल देते हैं सर। अच्छा, यहां पे उसने ये भी कहा था, ये भी मान के चलना कि वो 1,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजेड वैल्यू, एक तो पीवी ऑफ RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कितना निकला था सर हमारा, 5,300, ऐड कर दूंगा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स पीवी, परक्यूजेड वैल्यू कौन कौन से हैं सर इसमें, सर एक तो इसमें था सबसे पहले टीवी, तो एक तो हो गया सर टीवी, टीवी का कितना निकला था सर, टीवी का निकला था 625, ठीक है। और एसी, एसी का कितना निकला था सर, एसी का निकला था 4,000, एसी का निकला था 4,000। तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया सर हमारा टोटल। अच्छा, लेकिन टोटल करने से पहले सर आप माइनस भी तो करोगे, जो अमाउंट रिकवर्ड करी है आपने, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इम्प्लॉई, मुझे बताइए इम्प्लॉई से कितनी अमाउंट रिकवर्ड कर ली सर, इम्प्लॉई से रिकवर्ड करी थी 1,000 रुपए, मंथली हम उससे ले रहे हैं, 5 महीने के हो गए सर 5,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया सर, अब टोटल
ये हो गया सर 5,300 में से तो 5,000 गए 300, फिर बचे 300 प्लस 625 प्लस 4,000 हो गए सर 4,925। ये हो गया, काम खत्म। अब मैंने आपको ये बहुत बड़े तरीके से कराया है, यहाँ पे आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम कम है तो फटाफट से सॉल्व कर देना। इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है जितनी डिटेल मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। एग्जाम में इतने सब डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप जल्दी लिख देना। हाँ, टाइम है अगर आपके पास तो फिर आप डिटेल दे देना, वरना डिटेल देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए जी, ये हो गया आपका। चले आगे। अब आते हैं सर हमारे पॉइंट नंबर, कौन सा है हमारा अगला पॉइंट? है पॉइंट नंबर 12, होटल बेनिफिट का। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है होटल बेनिफिट का, समझिए जरा। होटल बेनिफिट में क्या है, बहुत इजी है, लिखिए पॉइंट नंबर 11 होगा, 12 में 11। होटल फैसिलिटी, यानी हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि जाके कहां रह लो, होटल में रह लो। अब जरा समझिए, कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारे यहां से ऑफिस से, या हम भी जब जाते थे, हम आउट स्टेशन ऑडिट पे जाते थे। हम ऑडिट पे गए हैं अलग अलग जगह, कभी गैंगटॉक गए हैं, कभी किधर गए हैं, कभी महाराष्ट्र गए हैं। तो ऐसी ऐसी जगह हम ऑडिट पे जाते थे, और जब ऑडिट पे जाते थे तो वहां पे हम रहते थे, और जो रहने का खर्चा है हमारा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सारा कौन उठाता था? सर हमारे प्रिंसिपल या हमारी जो सीए फर्म होती थी वो उठाती थी, यानी हमारे एम्प्लॉयर उठाते थे। हम एज ए एम्प्लॉय वहां जा रहे हैं, हम तो खैर इंटर्न थे, इंटर्न एम्प्लॉय नहीं होता। तो हम जब जाते थे तो हम, या मैं कहूँ बाकी जो लोग थे एम्प्लॉय, उनका होटल में रहने की फैसिलिटी का खर्चा कौन उठाता था? एम्प्लॉयर उठाता था। तो अब जो हमें फैसिलिटी मिल रही है, मुझे बताओ ये फैसिलिटी क्या पर्सनल है या ऑफिशियल है? सर ये तो ऑफिशियल है, क्योंकि आप क्यों जा रहे हो बाहर? आप ऑडिट के लिए जा रहे हो, एंड ऑडिट इज एन ऑफिशियल वर्क। तो ऑफिशियल वर्क के लिए अगर जा रहे हो तो भैया कोई भी टैक्स नहीं होगा, सीधी बात है। ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हो तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर अपने पर्सनल के लिए जा रहे हो, या पर्सनल के लिए आप घूमने जा रहे हो, समझिए पर्सनल के आप घूमने गए, और आपको होटल में रहने का खर्चा भी, आपको होटल में रहने का खर्चा भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। होटल में रहने का खर्चा भी कौन दे रहा है सर? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में तो सर टैक्स लगेगा। सर हमने पढ़ा तो था ऐसा, जो वो था लीव ट्रैवल जो था। अब याद करो, लीव ट्रैवल जो था वो आने जाने के खर्चे के लिए था, मैंने वहां पे आपको लिखवाया था, वहां बोर्डिंग एंड लॉजिंग का खर्चा नहीं है। ये जो खर्चा हो रहा है होटल में रहने का, ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग का है। इसमें होटल आ जाता है, इसमें आपका लॉज आ जाते हैं, इसमें आपके और भी जो भी आपके जो होटल टाइप के होते हैं वो सब चीजें इसमें आती है। तो अब समझिए जरा, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय पर्सनल पर्सनल वर्क, या उसका पर्सनल वर्क या पर्सनल नीड है, उसकी जरूरत थी, जैसे घूमने गया वो, ठीक है। दिस कैन बी गिवन, ये किसको उसको दिया जा सकता है? टू एम्प्लॉय और उसकी फैमिली। हाँ, आरएफए में जो मैंने आपको यहां लिखवाया था ना, हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड यहां पे नहीं है, हाउस होल्ड वहीं से शुरू होता है आपका, यहां तो फैमिली ही आएगा। तो इसको ठीक कर लेना, फैमिली। और फैमिली में तो आपको बता ही चुका हूं कौन कौन होता है, ठीक है। वो खुद होता है, खुद तो नहीं होगा वैसे फैमिली में, उसकी वाइफ या स्पाउस हो गया, उसके बच्चे हो गए, और उसके माता पिता भाई बहन, लेकिन माता पिता भाई बहन क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ड आता है कहां पे सर? ये जो हम कर रहे हैं अभी होटल फैसिलिटी का, ठीक है। होटल फैसिलिटी में आता है टू हिज फैमिली। यहाँ पे कौन होगा सर? फैमिली होगा, हाउस होल्ड यहाँ पे भी नहीं होगा, फैमिली आपको करा ही चुका हूं। तो अब सर यहाँ तो बड़ा इजी है, देखिए लिखना मत इसको, कि सर देखिए ये एक होटल है, यहाँ पे होटल के अंदर जाके एम्प्लॉय रह रहा है, और इसका किराया मान लेते हैं 2,000 रुपए पर डे का आ रहा है। और ये 2,000 रुपए कौन पे कर रहा है सर? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है सर? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये 2,000 रुपए इसके लिए क्या हो जाएंगे सर? परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। अब इतना आसान तो करना नहीं था, तो हमारी गवर्नमेंट ने, या इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा हुआ है समझिए जरा। इनकम टैक्स लॉ में जो परक्यूजिट वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? लिखिए, परक्यूजिट वैल्यू फॉर होटल फैसिलिटी। एक तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्या? एक्चुअल होटल रेंट, ठीक है। और
25% ऑफ RFA सैलरी, विच एवर इज हायर, नहीं लोअर, विच एवर इज लोअर। सर जो भी इसमें से कम होगा वो एग्जाम नहीं, एग्जाम्प्ट नहीं भाई, वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू होगा। वो क्या होगा सर? टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू। क्लियर है? और ये कब होना चाहिए सर? उसके पर्सनल कैपेसिटी में होगा, उसको पर्सनल बेनिफिट मिलना चाहिए, ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए जरा देखिए, बुक में आइए मेरे साथ साथ। एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन फैसिलिटी किस इन होटल। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हाउस हो गया, एयरबीएनबी बुक कर लिया उसने, तो ये हो गया सर 24% है। अच्छा मैंने आपको 25 करा दिया, यहाँ पे 24 कर लेना। 24%, 24% ऑफ आरएफए सैलरी। आरएफए सैलरी हम निकाल ही चुके हैं, या हायर चार्जेस जो पे करे एम्प्लॉयर ने, जो भी इसमें से लोअर होंगे वो क्या होंगे? टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, अगर कोई भी अमाउंट रिकवर्ड कर ली जाते हैं एम्प्लॉय से तो वो क्या हो जाएगी सर? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, होटल फैसिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। अब जरा समझिए, उसको अपनी पर्सनल कैपेसिटी है, पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक शहर से ट्रांसफर होके, लेट सपोज दिल्ली से ट्रांसफर होके वो कहां पर आ गया? वो आ गया यूपी में। अब यूपी के अंदर तो वो आ गया, आपने ट्रांसफर करा दिया, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे अभी किराए पे जो मकान है वो मिल नहीं पा रहा है। तो जो भी रीजन हो सकता है, किराए पे मकान नहीं मिल पा रहा, या लेट सपोज एम्प्लॉयर ही उसको मकान देना चाहता है लेकिन वो अभी रेडी नहीं है, ये जो भी इसके है। और वो मीन टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ये कहाँ रहता है? होटल में रहता है। समझिए क्या हो रहा है सर? ट्रांसफर हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहा है, और जहां पे ट्रांसफर हो रहा है वहां पे अभी तक उसको मकान नहीं मिल रहा, तो क्या होगा समझिए? तो 15 दिन की छूट यहां पे दे रखी है, क्योंकि सर ट्रांसफर क्या है? ऑफिशियल है, पर्सनल तो है नहीं, वो अपनी मर्जी से छुट्टियां मनाने तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो वहां पे 15 दिन की छूट दे रखी है भाई, 15 दिन तक आप होटल में रह सकते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 15 दिन से ज्यादा हुआ तो टैक्स या परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। तो अगर स्टे होटल में होता है, समझिए ये किस लिए हो रहा है? एम्प्लॉय के ट्रांसफर के ऊपर बात हो रही है। कहां हो रहा है? समझिए एम्प्लॉय के ट्रांसफर की। तो यहां देखिए जरा मेरी बात समझिए, कि जो अगर वे होटल में रहता है और नॉट मोर देन 15 डेज, अगर वो क्या इंप्लॉय का हो रहा है सर? ट्रांसफर। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है इंप्लॉय का, और अगर वो होटल में रहता है अपने ट्रांसफर के दौरान, होटल में रहता है, लेकिन कितना सर? 15 दिन तक रह सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? 15 दिन तक वो रह सकता है, इससे ऊपर नहीं रह सकता, यानी कि नॉट मोर देन 15 डेज। यानी अगर वो 15 डेज तक तो रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 डेज से जैसे ही ऊपर हुआ, 15 दिन की आपको विंडो दे दी, तब तक अपने लिए घर ले लो। 15 दिन के बाद अगर आप रहते हो तो जो ये एक्सेस डेज है, इसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा, और कितना लगेगा? वही 24% ऑफ द आरएफए सैलरी, या फिर हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर विल बी द परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय जो ट्रांसफर हुआ है सिटी ए से सिटी बी में ट्रांसफर हुआ है, अकोमोडेशन मिलता है उसको कहां पे? सिटी बी में, लेकिन वो अभी भी कहां पे रहता है? सिटी ए में। अगर वो दोनों हाउस एट द सेम टाइम, दोनों हाउस जो है एट द सेम टाइम ऑक्यूपाई करता है। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ समझिए, कि लेट सपोज वो दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में उसको एक मकान दे रखा था। ठीक है, अब दिल्ली से ट्रांसफर हो गया उसका लखनऊ, और लखनऊ में उसको हमने एक मकान दिया। अब जरा समझिए, यहां पे वो खुद रहता था, उसकी वाइफ और दो उसके बच्चे। अब जब वो ट्रांसफर हुआ तो वो खुद अकेला यहां पर आके रहने लग गया। अब समझिए जरा, यहां से ये चला गया और खुद रहने लग गया, तो खुद तो नहीं गया। इसके पुराने वाले मकान में कौन रहती है सर? इसकी वाइफ और इसके दो बच्चे, और यहां पे ये रहता है। यानी अब समझिए जरा कि ट्रांसफर हुआ, लेकिन इस ट्रांसफर के दौरान उसने दोनों मकानों को ऑक्यूपाई कर लिया। उसने पहला वाला ऑक्यूपाई कर रखा है, कैसे? उसकी वाइफ और बच्चे रह रहे हैं। दूसरा ऑक्यूपाई कर रखा है क्योंकि वो खुद रह रहा है। तो सर ये तो दो दो फैसिलिटी मिल गई, एक तो वहां की और एक यहां की। तो अब क्या करें इस केस में? क्या करें सर? इस केस में हमने 90 डेज का उसको बेनिफिट दिया है, 90 डेज का बेनिफिट दिया है, 3 महीने का बेनिफिट दिया है। क्या बेनिफिट दिया है 3 महीने का? देखिए आरएफए तो होगा, लेकिन आरएफए दो है, तो हम यहां कहेंगे 90 दिन तक हम आरएफए को सिर्फ एक ही मानेंगे, एज पर द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय। चाहे तो वो इसको कह दे कि ये मेरा आरएफए है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, या वो इसको कह दे कि ये मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन है।
मेरी बात समझिए, अगर वो दोनों ऑक्यूपाई करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर, याद रखना ये सिर्फ किस लिए कंडीशन, ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर नहीं है तो दोनों को मान लिया जाएगा। समझिए, अगर ट्रांसफर नहीं है और दो मकान दे रखे हैं एम्प्लॉयर ने, वो कहता है ठीक है गांव वाला तुम्हारा जो मकान है वो भी मेरा है, जाके रह लो वहां पे, और जो शहर में रह रहे हो वो भी मेरा, वहां रह लो। तो गांव में तो फ्लैट में जो एम्प्लॉयर का फ्लैट है, बॉस का फ्लैट है गांव का, वहां तो बीवी बच्चों को छोड़ाया, और खुद लखनऊ के अंदर, गांव तो दिल्ली तो नहीं, मतलब दिल्ली वाले फ्लैट में तो बीवी बच्चों को छोड़ाया, और खुद वो लखनऊ में रह रहा है। अब जरा समझिए मेरी बात, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई, खुद से जानबूझ के हो रहा है ऐसा, तो उस केस में 90 दिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 90 दिन का बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर। यानी ये कहा जा रहा है कि इसको 3 महीने का टाइम दे दिया है कि ठीक है भाई आपके बीवी बच्चे थे, अब उनको लाना उनको रखना, तो 3 महीने का आपको टाइम दे रहे, 3 महीने तक शिफ्ट कर जाओ। 3 महीने तक हम सिर्फ एक ही मकान पे आरएफए मानेंगे और एक को क्या मान लेंगे, एग्जेम्प्ट मान लेंगे। कौन सा एग्जेम्प्ट होगा, एज पर द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ, कह रहे तो पहले 90 दिन क्या होगा, वैल्यू ऑफ ओनली वन अकोमोडेशन। ठीक है, एज पर द एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉय क्या कहेगा, एम्प्लॉय कहेगा जो भी इसमें से लोअर होगा, तो दोनों में से लोअर कौन सा होगा सर, लखनऊ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की चॉइस के अगेंस्ट आप लिख दोगे जो भी लोअर होगा वो मेरा आरएफए बन जाएगा, जो भी लोअर पीवी वाला होगा वो मेरा आरएफए बन जाएगा। ठीक है, दोनों हाउसेस को नहीं मानेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद क्या होगा सर जी, सर 90 दिन के बाद दोनों अकोमोडेशन को हम आरएफए मान लेंगे, उसकी परक्यूजिट वैल्यू टैक्स कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। चले आगे, आइए पॉइंट नंबर आ गया सर अब 12, मोटर कार फैसिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर कार फैसिलिटी। आइए जी मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। क्या है जरा समझिए कि ये है हमारा राजू और ये है हमारे बाबू भैया। बाबू भैया कह रहे हैं, और ये बाबू भैया का एक गराज है। ठीक है, बाबू भैया कह रहे हैं कि देखो मेरे पास एक कार है, टार्जन द वंडर के कार जो है, मेरे पास एक कार है टार्जन द वंडर केयर नहीं कह दिया मैंने, वंडर कार, टार्जन द वंडर कार है। तो राजू को कह रहे हैं कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए तुम्हें ये गाड़ी दी जा रही है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या राजू को यहाँ कितना बेनिफिट हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है सर, नहीं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो ये तो ऑफिस का बेनिफिट है, तो यहाँ पे राजू के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं होगा क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा, बाबू भैया कह रहे हैं सिर्फ ऑफिस यूज के लिए कि भाई तुम ऑफिस तो आ जाओ कार से, और फिर इस कार को ऑफिशियल पर्पस के लिए जाना, मीटिंग्स करने के लिए जाना है आपको, या फिर आपको किसी क्लाइंट को साइट पे लेके जाना है या कहीं और जाना है, तो ऑफिस पर्पस के लिए ही लेके जा सकते हो, अपने पर्सनल के लिए नहीं। तो जब तक पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, जब तक पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, उसको क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि या फिर एक काम करो, ये कार पूरा पर्सनल पर्पस के लिए रखो, यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए जरूरी है ही नहीं, ये कार अपने घर पे ले जाओ, कार अपने घर पे ले जाओ, खुद मेट्रो से घूमो, ये कार तुम्हारे घर वाले यूज करेंगे। कार कौन यूज करेगा, घर वाले यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या होगा सर, पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिल रहा है, राजू को मिल रहा है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। कितना लगेगा सर, यहाँ पे जितना भी उसकी कॉस्ट होगी, जो रिएम्बर्समेंट होगा वो लग जाएगा। अब यहाँ पे जो केस फंसता है ना, वो ये फंसता है कि राजू ये कह रहा है कि बाबू भैया अगर ऑफिस और घर दोनों के लिए मैं कार यूज करूं, यानी आपने, बाबू भैया ने उसको कार दे दी, वो कार जो है घर से लेके ऑफिस जाता है, ऑफिस से लेके वापस घर आता है, और घर पे आने के बाद शाम को अपनी बीवी बच्चों को घुमाने ले जाता है, उस कार के अंदर घूमता फिरता है, वो कार उसके कभी साला ले जाता है, वो कार कभी उसका रिश्तेदार ले जाता है, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, ऑफिशियल के लिए और पर्सनल के लिए। तो यहां पे दिमाग घूमता है या यहाँ पे कहानी फंसती है, बाकी तो इजी है। ठीक है, तो आइए जरा मेरे साथ लिखना शुरू करिए। पॉइंट नंबर कौन सा है सर, 12, मोटर कार फैसिलिटी। अब ये मोटर कार में याद रखना, यहां पे फोर व्हीलर की बात हो रही है, यहां पे बाइक स्कूटी की बात नहीं हो रही, यहां पे बाइक और स्कूटी की कोई भी बात नहीं हो रही। इसके अंदर बाइक और स्कूटी नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में वो फंसा देता है, वो बोलेगा कि वो टू व्हीलर है, वो बोलेगा स्कूटी है, वो बोलेगा बाइक है, और बच्चे यहाँ मोटर कार में घुस जाते हैं। भाई मोटर कार, यहाँ पे फोर व्हीलर की बात हो रही है, टू व्हीलर की बात नहीं हो रही। समझिए जरा, समझिए जरा कि ये कार किसकी है सर, ये कार है कंपनी की। ठीक है, कौन सी कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है विमल। विमल कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है,
और इसके पीछे लिखा है जुबा केसरी। ठीक है, अब ये एक एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय जो है इसके होठ और दांत सब खराब है, लाल लाल रहते हैं क्योंकि ये विमल खाता रहता है। ठीक है, अच्छा विमल क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये कंपनी किस सर ये कार किसकी है? सर ये कार है कंपनी की, ये कार है कंपनी की। कंपनी की मतलब ओन्ड बाय कंपनी है, ओन्ड बाय कंपनी है। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है, समझिए यूज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहला केस तो यहां पे प्योर ऑफिशियल पर्पस के लिए, प्योर ऑफिशियल पर्पस। तो भैया जब ऑफिशियल पर्पस होगा, समझिए जरा, जब ऑफिशियल पर्पस होगा तो क्या इसको, ये जो हमारा इंप्लॉय है, इस इंप्लॉय का नाम क्या है? मान लेते हैं इस इंप्लॉय का नाम है अजय, अजय कुमार। तो अजय कुमार जो है, जिसके होठ लाल लाल रहते हैं, जो यहां से कभी कभी पिचकारी भी निकालता रहता है ऐसे, आप ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने पिचकारी फैला रखी है और उस पर विमल लिखा हुआ है। तो इसने क्या कर रखा है, जरा विमल कंपनी ने इसको कार दे दी और कहा ये कार तुम्हें कैसे चलानी है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए चलानी है। कार कैसे चलानी है? सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए मिली है, तुम्हारा पर्सनल पर्पस नहीं है। कोई भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए आप नहीं घूम सकते इस कार को यूज करने के लिए। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि इसको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। टैक्स या परक्यूजिट तब बनता है जब बेनिफिट होता है। अच्छा, हो सकता है इस कार को यूज करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर। जैसे आपने देखा होगा अब बहुत सारे कॉल सेंटर या ऑफिस के अंदर शटल लगा देते हैं या फिर वो टैक्सी लगा देते हैं, कहते हैं कि भाई आप यहां पहुंच जाना, टैक्सी आएगी आपको लेने या शटल आएगी आपको लेने, या फिर वो किराए पे भी ले लेते हैं और वो कह देते हैं कि भैया यहां से हमारे एम्प्लॉइज को उठा लेना और एम्प्लॉइज को वाप छोड़ देना कहां पे, कंपनी में, बिल्डिंग में, और उसके बाद शाम को वही शटल, वही कार आपको आपके घर के यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। तो ये तो सारा किसका बेनिफिट है सर? यहाँ तो ऑफिस का बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको कोई बेनिफिट नहीं है, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक यूज हो सकता है जहां पे ये इसको कहे कि ये कार घर ले जाओ, कार घर ले जाओ। ओ, ओ कैसे लिखते हैं? ओ, घर ले जाओ। ठीक है, मैं भूल गए, हिंदी बहुत टाइम बाद है ना, पढ़ी नहीं। चलिए, तो कार घर ले जाओ। अब कार घर ले जाओ का मतलब क्या है सर? कार घर ले जाओ इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, यानी कि इसको ऑफिस लेके आने की भी जरूरत नहीं है, ऑफिशियल भी यूज नहीं है। ये कार आपकी घर की कार है, ये आप खुद चलाओ, आपकी वाइफ चलाए, आपके बच्चे चलाएं, आपका नौकर चलाए, कोई भी चलाए, कोई भी चलाए, ये आपके पर्सनल यूज की है। तो भैया यहाँ पे इसको कितना बेनिफिट हो रहा है सर? यहाँ तो इसको 100% बेनिफिट हो गया कार का, 100% बेनिफिट हो गया। अच्छा, अब ये कार जो घर ले गया, इसके साथ साथ ये कह रहा है कि कार तो यूज कर ही रहा है, उसके साथ इसके खर्चे भी, इसके एक्सपेंस कौन दे रहा है? एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। इसके एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। सर कौन कौन से कार के खर्चे हो गए मुझे बताइए। जब आप अपने घर में से कार लेके चले जाते हैं, जैसे मैं बताऊं, मैं मेरे पापा के पास स्कूटर होता था, मैंने किसी से स्कूटर या कार चलाना सीखा नहीं है, खुद ही सीखा है। हमारे घर पे कार नहीं थी, स्कूटर था, वो भी बहुत पुराने जमाने का स्कूटर था। तो उस टाइम मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी, उस टाइम मैं स्कूल में था, शायद मैं 8th क्लास की बात है। ठीक है, तो हाँ, मैंने बहुत पहले बहुत सब चीजें कर ली थी। तो 8th क्लास में मैं चुपके से स्कूटर निकाल लेता था और जैसे तैसे करके चलाने की कोशिश करता था उसको। गिर भी जाता था, 2-3 बार गिरा भी था, पर वो स्कूटर पुराना था, पता नहीं चलता था गिरने पे उसका। अब समझिए जरा, ऐसे ही जब आप घर से स्कूटर या कुछ ले आते हैं तो क्या उसका खर्चा आप उठाते हैं? क्या आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं? नहीं। क्या आप उसमें सीएनजी डलवाते हैं? नहीं। क्या उसके सर्विस के चार्ज आप देते हो? नहीं। वो कौन देता है सर? वो तो पिताजी देते हैं। तो ऐसे ही ये जो पर्सन है हमारा अजय कुमार, इसको पर्सनल यूज के लिए कार दे दी, लेकिन इसके खर्चे कौन उठा रहा है सर? खर्चे उठा रही है विमल कंपनी। क्या क्या खर्चे सर? एक तो फ्यूल का खर्चा, एक मेंटेनेंस का खर्चा, मेंटेनेंस मतलब सर्विस चार्जेस हो गए, उसके अलावा अदर कोई भी खर्चे हो सकते हैं कार से रिलेटेड, और उसके अलावा वो कार खुद भी तो यूज कर रहा है, तो कार पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी तो उसी का ही हुआ। सर ये मतलब क्या हुआ? देखिए, उसको बेनिफिट किस चीज का हो रहा है? एक तो ये पैसा जो उसको मिल रहा है, और ये कार खुद उसको जो मिली यूज करने के लिए, यही तो हुआ। समझिए जरा, मैंने आपको या आपके पिताजी ने आपको कार दे दी, लेट सपोज आपको एक कार दे दी, उन्होंने कहा कि इसके खर्चे तुम्हें उठाने, मैं नहीं उठाऊंगा। अब यहां आपको बेनिफिट किस चीज का हुआ
क्या फ्यूल आप अपनी जेब से भरा रहे हो? बिल्कुल। क्या बेनिफिट हुआ आपको? नहीं। क्या मेंटेनेंस आप खुद करा रहे हो? बिल्कुल। क्या अदर खर्चे जो भी छोटे-मोटे होते हैं उसपे क्या आपके पिताजी आपको दे रहे हैं? नहीं। तो वो तो आपकी जेब से गए, कोई बेनिफिट हुआ उसका? नहीं। बेनिफिट किस चीज़ का हो रहा है? कार का। बेनिफिट किस चीज़ का हो रहा है? कार का, क्योंकि कार अपनी जेब से आपने नहीं खरीदी, वो आपके पिताजी ने दी आपको। तो जो कार आपको मिली उसका बेनिफिट क्या है सर? उसको चलाने का, जिसको चलाने का जो जो आप उसको चला रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, वही तो बेनिफिट है। और जब यूज़ करते हो तो क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे खर्चे ऐड कर दे। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, वो ड्राइवर भी दे दे। मतलब वो कार के साथ-साथ कार का ड्राइवर भी दे दे और कहा कि ड्राइवर की तनख्वाह भी कौन देगा? विमल कंपनी देगी। तो इन सब को मिला के क्या आ जाएगा सर? कार की वैल्यू या कार की परक्यूजिट वैल्यू। तो अभी मैंने आपसे कितनी बातें करी समझिए, मैंने अभी आपसे 3 बातें करी। पहली बात करी कि सर अजय कुमार जो है विमल खाता है, विमल कंपनी की कार उसको मिली है, किस यूज़ पर्पज़ के लिए मिली है? पहला पर्पज़ सिर्फ ऑफिशियल, तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उसको कोई बेनिफिट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पर्पज़ हो गया घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कोई बेनिफिट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा हो सकता है सर जहां 100% पर्सनल यूज है, यानी कोई भी ऑफिशियल यूज नहीं है, और इसका सारा खर्चा कौन दे रहा है? विमल कंपनी दे रही है। क्या क्या खर्चा दे रही है सर? फ्यूल का, मेंटेनेंस का, अदर खर्चे सारे दे रही है, ड्राइवर के भी दे रही है। तो ये सारे का सारा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसकी जेब से तो जा नहीं रहा। और उसकी जेब से एक और चीज नहीं गई, कार के पैसे। कार के पैसे किसने दिए? कंपनी ने। अब एक बार में तो कार का 5 लाख 10 लाख की कार वो तो नहीं होगी, वो जितना यूज कर रहा है वही तो बेनिफिट है। और यूज करेगा तो क्या लगेगा सर? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये भी हम कर चुके हैं, कहां पे? यूज ऑफ मूवेबल एसेट में। ठीक है, ये बताओ समझ आया? अभी इसको लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, इतना समझ आया? चलिए, अब तीसरा और आखिरी पर्पस, तीसरी चौथा और आखिरी पर्पस, लास्ट वाला जो है, कि वो उसको कार दे दी उसने अजय कुमार को, और ये कहा कि ये कार आपका मन है कैसे भी चलाओ, या तो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी चलाओ या पर्सनल के लिए भी चलाओ। यानी समझिए, इसको कार दे दी, अब ये कार में बैठता है, ऑफिस आता है, फिर इसको क्लाइंट प्लेस पे जाना होता है या ऑफिस के काम से जाना होता है तो कार से ही जाता है। फिर वो कार वापस अपने घर पे ले आता है, शाम को कार निकाल के घूमने जाता है, अपनी वाइफ को ले जाता है, या वो ऑफिस में होता है तो इसका नौकर आ जाता है, उसको कहता है ये लो कार ले जाओ और मेरे बीवी बच्चों को घुमा के ले आओ, या जो भी जहां पे जाना है उनको ले जाओ। तो समझिए कार किस लिए यूज हो रही है सर? ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है और पर्सनल पर्पस के लिए। अब इसके खर्चे कौन पे कर रहा है सर? खर्चे पे कर रहा है, खर्चे पे कर रही है कंपनी। कौन कौन से खर्चे पे कर रही है सर? पेट्रोल के खर्चे, फ्यूल के खर्चे कंपनी पे कर रही है, मेंटेनेंस के खर्चे, सर्विसिंग के खर्चे वो पे कर रही है। ठीक है, उसके अलावा ड्राइवर की तनख्वाह भी कंपनी पे कर रही है। ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं 30,000 रुपीज पर मंथ हो जाते हैं। तो क्या ये पूरे 30,000 रुपए, समझिए मेरी बात, क्या ये पूरे 30,000 रुपए अजय कुमार को, विमल अजय कुमार को टैक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो सर पूरे होने चाहिए। दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं सर पूरे कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ इसको पूरा बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, कुछ पार्ट तो ऑफिशियल है और कुछ पार्ट पर्सनल है। सर आधा आधा कर दे, 50% ऑफिशियल, 50% पर्सनल। ये भी नहीं कर सकते, रीजन बीइंग पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आप बंटवारा नहीं कर सकते कि कितना परसेंट कार ऑफिशियल के लिए चली, कितना परसेंट कार पर्सनल पर्पस के लिए चली। मेरी बात समझिए, यहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कितनी कार जो चली वो पर्सनल पर्पस के लिए चली, कितनी कार ऑफिशियल पर्पस के लिए चली। तो यहां पे फिक्स रेट कर दिया गया है, फिक्स रेट ऑफ कार परक्यूजिट वैल्यू। यहां पे फिक्स रेट कर दिया गया है कार का परक्यूजिट वैल्यू का। ठीक है सर, वो क्या फिक्स रेट है अभी पढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ आई? मैं आपसे एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, मैंने कहानी क्या शुरू करी, कार का ओनर कौन है? कार का ओनर है कंपनी। तो आइए मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 12 पे आइए और पढ़ना शुरू करिए। कह रहा मोटर कार फैसिलिटी इज अ वेरी स्कोरिंग एंड प्रैक्टिकल परक्यूजिट अंडर रूल 3। इंपॉर्टेंट है। द वैल्यूएशन डिपेंड्स मेनली ऑन हु ओन्स द कार एंड हाउ इट इज यूज। दो चीजें ध्यान रखनी है, कार किसकी है और कार कैसे यूज हो रही है। इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये कि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की कार है, विमल कंपनी की कार है। अब यूज क्या हो रहा है सर? पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस,
तो एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, यहाँ पे लॉग बुक क्रिएट करके रखनी पड़ती है। लॉग बुक क्या होता है सर? लॉग बुक ड्राइवर क्रिएट करके रखता है, या जो भी इसको मेंटेन कर रहा है कार को वो लिखता है कि जैसे 10:05 पे गाड़ी ऑफिस से निकली, इतने बजे यहाँ पहुंची, इतना फ्यूल खर्च हुआ, ऐसे करके एक प्रॉपर डिटेल रखी जाती है जिसको लॉग बुक कहते हैं। ये लिखना जरूरी होता है। अगर कार 100% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो लॉग बुक रखना मैंडेटरी होता है, उसको लॉग बुक रखनी पड़ेगी। अगर वो लॉग बुक नहीं रखता, यानी डिटेल्स नहीं रखता, तो मान लिया जाएगा कि ये ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए है। ठीक है, अब एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि भाई इफ कार इज यूज्ड होनली फॉर ऑफिशियल पर्पस देन कार परक्विजिट वैल्यू विल बी जीरो, और वी कैन से दैट there is no taxation or it is exempt but the employer need to maintain a logbook। उसको लॉगबुक मेंटेन करनी पड़ेगी। और लॉगबुक क्या होती है ये नहीं आएगा। लॉगबुक सिंपल डिटेल होती है कार की, क्योंकि देखो सीधी बात है, कितना पेट्रोल डला, कहां से कहां कार गई, वो सब डिटेल आपको बना के रखनी है। ठीक है, अच्छा, अगर एम्प्लॉय के घर और ऑफिस तक चलती है शटल जिसको हम कहते हैं, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय को ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अपने बेनिफिट के लगा रखा है ताकि एम्प्लॉय लेट ना हो, टाइम से आए टाइम से जाए, तो एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। अगर 100% पर्सनल यूज है फिर तो देखना ही नहीं है, बड़ा इजी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय से कुछ पैसे रिकवर, अच्छा ये तो बात की बात है। अगर 100% क्या है सर, उसको घर के लिए कार दे दी, तो अब जरा समझिए, वो कार चला रहा है पर्सनल, पूरा पर्सनल, कोई ऑफिशियल नहीं, तो भाई उसमें पैसा किससे ले रहा है? एम्प्लॉयर से ले रहा है, विमल से। ड्राइवर की सैलरी ले रहा है, फ्यूल चार्जेस ले रहा है, मेंटेनिंग चार्जेस ले रहा है, उसके अलावा कार को भी तो यूज कर रहा है। तो उस कार पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन सी वैल्यू पे? ओरिजिनल कॉस्ट, जो अभी अभी हमने करा, यूज ऑफ एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार। तो ये सारी चीजें क्या होंगी सर, उसकी परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। कार ऑफिस की, एक्सपेंस ऑफिस ही दे रहा है। कार ऑफिस की है, एक्सपेंस ऑफिस दे रहा है, लेकिन उसका यूज कहां हो रहा है सर? पार्टली ऑफिशियल, कुछ हिस्सा, 50 नहीं, पार्टली, कुछ भी 10%, 5%, 70%, 80%, 100 नहीं है, 99 भी हो सकता है, और कुछ पार्ट पर्सनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे मैं जितना खर्चा करा है, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको मैं बाइफिकेट नहीं कर सकता। तो यहाँ उन्होंने फिक्स कर दिया है, यहाँ उन्होंने फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो कार बताओ कौन सी है, क्या फॉर्च्यूनर है, ऑल्टो है, वैगनार है, पोलो है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, कार कौन सी है? हमने कहा सर ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ छोटी कार है बड़ी कार है? हमने कहा सर छोटी कार बड़ी कार कौन सी होती है? उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा देखो, छोटी कार का मतलब जिसका सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी 1600 लीटर, 1600 लीटर नहीं, सॉरी 1600 से कम है, 16 से अब सॉरी कम नहीं, 1600 तक है। क्या आपने देखा है जो बाइक होती है, जैसे अगर मैं बात करूं बाइक RC390, ये 390 क्या है? ये 390 होता है उसका क्यूबिक कैपेसिटी। अब क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है इतनी डिटेल में नहीं जाना, वैसे ये क्यूबिक कैपेसिटी सिलेंडर होता है उसका जिसमें पेट्रोल जाता है और फिर कंबशन होता है, पर हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है सर। तो RC390 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है सर? ये क्यूबिक कैपेसिटी की बात कर रहा है। ऐसे पल्सर की बाइक आती है RS200, ठीक है, ऐसे ही एक यामा की बाइक आती है R15। तो R15 ये 115 होता है, R115 ये 115 क्या है? उसकी क्यूबिक कैपेसिटी है। तो ऐसे ही कार में, जैसे अगर मैं बात करूं, एक बाइक है हायाबुसा, लड़कों को पता होगी, जो जॉन अब्राहम ने फेमस करी थी, हायाबुसा। हायाबुसा बाइक की क्यूबिक कैपेसिटी 1200 से ऊपर की है। ठीक है, देखो नॉर्मली बाइक जो है, जैसे अगर, अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल, बुलेट 350, बुलेट 350, 350 क्या है सर? उसका क्यूबिक कैपेसिटी। तो अगर कार छोटी है, छोटी कार की डेफिनेशन ये कही गई जिसकी सीसी कितनी होनी चाहिए? 1600 तक होनी चाहिए, 1600 तक जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी हो। क्यूबिक कैपेसिटी को आप लीटर में भी कह सकते हो, या तो 1600 का हो या 1.6 लीटर, तो उसको कहेंगे छोटी कार। जैसे कि वैगनआर हो गई, ऑल्टो हो गई, इसकी जो सीसी होती है 1200, 1300 ऐसी होती है, और 1400, ये छोटी कार होती है हमारी। तो छोटी कार में उन्होंने फिक्स कर दिया, अब ये याद करना पड़ेगा आपको, छोटी कार में फिक्स कर दिया कितना, कि भाई उसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगी परक्विजिट की वो होगी 1800 पर मंथ।
1800 पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी दिया हुआ है, अगर ड्राइवर भी दिया हुआ है तो उसके होंगे 900 पर मंथ। यानी अगर छोटी कार दे रखी है, समझिए अगर छोटी कार दे रखी है तो छोटी कार के लिए कितनी टैक्सेबल वैल्यू होगी? 1800 पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी दे रखा है तो प्लस कर दोगे 900 पर मंथ। छोटी कार क्या हुई? छोटी कार हुई जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है। क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है, वो हमारी छोटी कार है, या फिर आप कह सकते हो 1600 सीसी तक। अच्छा, बड़ी कार कौन सी हो गई सर? बड़ी कार हो गई जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1600 लीटर से ऊपर होगी, जैसे कि फॉर्च्यूनर, जैसे कि इनोवा, बीएमडब्ल्यू। ये बड़ी बड़ी कारें होती है, इनके सीसी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर बड़ी कार दे दी, जैसे कि फॉर्च्यूनर दे दी, फॉर्च्यूनर में आओ, फॉर्च्यूनर में जाओ, तो उसके लिए सर ये जो रेंटल था पर मंथ का, जो टैक्सेबल वैल्यू थी पर मंथ की, वो बढ़ा दी जाएगी। वो बढ़ा दी जाएगी, कितने से बढ़ा दी जाएगी सर? ये बढ़ा दी जाएगी 600 रुपए से। कितने से? 600 रुपए से। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर? 2400 रुपए पर मंथ क्या हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। और अगर ड्राइवर है तो थोड़ा ना कि भाई बड़ी गाड़ी का ड्राइवर ज्यादा पैसे लेगा, नहीं सर उतने ही। तो 900 रुपए ड्राइवर के यहाँ पे भी है और 900 रुपए ड्राइवर के यहाँ पे भी है। क्या बात क्लियर हुई? समझ आया? एक बार फिर समझाता हूँ। आइए जी, मेरे साथ एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने कहा कि कार किसकी है सर? कंपनी की। यूज किस लिए हो रही है सर? ऑफिशियल पर्पस या पर्सनल? ऑफिशियल है तो कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, पर्सनल है तो पूरा टैक्सेबल है। फिर अगर वो यूज होती है पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए, तो हमें पता नहीं है सर हम कितना कितना हिस्सा करें। तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस लगा रखे हैं। छोटी कार है तो 1600 रुपए, छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ। छोटी कार कौन सी सर? छोटी कार नाम से नहीं आएगी, छोटी कार पहचानेंगे उसके क्यूबिक कैपेसिटी या लीटर से। तो 1600 सीसी की या 1.6 लीटर अगर कार है तो 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल हो जाएंगे, या और उसके साथ साथ 900 रुपए ड्राइवर के अगर है तो पर मंथ। और अगर बड़ी कार है, फॉर्च्यूनर है या इनोवा है, कोई बड़ी कार है, यानी कि 1600 क्यूबिक कैपेसिटी से ऊपर या 1.6 लीटर से ऊपर है, तो फिर 2400 रुपए पर मंथ लगेंगे टैक्सेबल चार्जेस, और ऐड हो जाएंगे सर ड्राइवर के 900 रुपए पर मंथ। तो ये अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। व्हेन, पॉइंट नंबर 1 लिख लेना इसको। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसका यूज देखेंगे कि कार का यूज क्या है। तो सर कार का यूज हो सकता है 3 तरीके से। 100%, 100% मतलब होली ऑफिशियल पर्पस। अगर 100% ऑफिशियल पर्पस है तो यहां पे कुछ भी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या टैक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो सकता है सर 100% पर्सनल पर्पस। अगर उसका 100% पर्सनल पर्पस है तो यहां पे प्रेजेंट सॉरी परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार, वो कैसे निकलेगी सर? खर्चे कौन कौन से खर्चे? फ्यूल के चार्जेस, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस, और ड्राइवर के पैसे। उसके अलावा एक एडिशनल और लगेगा जो बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। यहां पे लगेगा 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड लिख लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन याद रखना, ये इसको बेनिफिट मिल रहा है इसलिए ऐड हो रहा है। तो ये आ जाएगा इसका परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार। ये कब होगा? जब 100% पर्सनल पर्पस के लिए होगा। अब मुद्दा यहां पे, अच्छा नहीं लिखा, लिख लो। अब मेन बात यहां पर यह आती है जब कार ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज होती है। अच्छा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, व्हेन कार इज यूज्ड फॉर, कार इज यूज्ड पार्टली। पार्टली का मतलब 50% नहीं होता, कुछ भी पार्ट हो सकता है। पार्टली फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल
पर्पस। ठीक है, तो यहां पे हमें फिक्स रेट होता है, तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार ये होता है फिक्स पर मंथ चार्जेस। यहां पे फिक्स होंगे, जो आपके पर मंथ चार्जेस हैं क्या होंगे सर, फिक्स होंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा सर, इसके दो हिस्से, एक तो स्मॉल कार और एक बिग कार। स्मॉल कार, मुझे बताओ स्मॉल कार क्या होती है सर, स्मॉल कार होती है अप टू 1.6 लीटर्स, जिसका इंजन अप टू 1.6 लीटर या 1600 सीसी की कैपेसिटी वाला हो। तो यहां पे कार की परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां निकलेगी सर 1800 रुपए इंटू मंथ, जो भी मेरे मंथ्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, प्लस यहां पे ड्राइवर के भी होंगे, लेकिन ड्राइवर के कितने होंगे सर, ड्राइवर के होंगे 900 रुपए मल्टीप्लाई बाय जितने भी मंथ ड्राइवर को यूज करा गया। क्लियर है। और अगर बिग कार है, बड़ी कार है, फॉर्च्यूनर है, बिग कार है, मोर देन 1.6 लीटर्स का जिसका इंजन होता है, तो यहां पे कार की जो परक्यूजिट वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी सर, वो हो जाएगी मेरी 2400 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरे मंथ होंगे, प्लस ड्राइवर के 900 रुपए इंटू जितने भी मंथ होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, चलिए तो ये लिख लीजिए, सिंपल है। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट करा है, कौन सा पॉइंट, जहां पे कार कौन ओन करता है सर, कार ओन करता है एम्प्लॉयर। ये कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की कार है। ठीक है, चलिए ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए, लिख लिया। आइए जरा देखिए जरा, अब समझिए जरा, यही केस होता कि जहां पे कार जो है वो किसकी है, एम्प्लॉयर की। सर कार जो है एम्प्लॉयर की है, और जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है अब जरा समझिए, एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस सर, फ्यूल के और मेंटेनेंस मतलब सर्विसिंग। ठीक है, और अदर जो भी खर्चे हैं, ठीक है, वो सारे कौन पे कर रहा है सर। अब ये सारे खर्चे जो है, पहले क्या था, वो पहले इंप्लॉयर से ले रहा था, पर ये सारे खर्चे अब कौन पे कर रहा है, बाय इंप्लॉय। मेरी जरा बात समझिए, हुआ क्या है इस केस में कि बॉस ने इंप्लॉय को बुलाया और कहा ये कार रख लो, किसकी कार है, कंपनी की कार है, तुम रख लो, लेकिन इसके खर्चे भी तुम ही उठाओगे, खर्चे कंपनी नहीं उठाएगी। समझिए, कार दे दी इंप्लॉय को और कहा खर्चे तुम ही उठाओगे, कंपनी इसका कोई भी खर्चा नहीं उठाएगी। अब इस केस में क्या होगा समझिए, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहां पे बात आती है कि भाई कार का यूज क्या है। सर यहां पे कार का अगर यूज होता है, समझिए अगर कार का यूज होता है 100% पर्सनल पर्पस, अगर 100% पर्सनल पर्पस है, तो उसका बेनिफिट क्या है सर, देखिए फ्यूल का पैसा उसकी जेब से जा रहा है, मेंटेनेंस का पैसा उसकी जेब से जा रहा है, अदर खर्चे उसकी जेब से जा रहे हैं, उसको बेनिफिट क्या हुआ सर, उसको फ्री में कार मिल गई, तो उसको सिर्फ कार का ही बेनिफिट हुआ, और कार का जो बेनिफिट हुआ उस पे 10% पर एनम के नाम से, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से उसका पीवी निकल आएगा, यानी कि परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, अब जरा समझिए, अगर उसका यूज जो हुआ वो हुआ पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। समझिए जरा केस क्या है, केस यह है कि कार है कंपनी की, कंपनी ने कार दे दी अपने इंप्लॉय को। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए और वहां पे आपको कंपनी ने कार दे दी और कहा इसको यूज करो, चाहे ऑफिशियल यूज करो या पर्सनल यूज करो, आपकी मर्जी है। तो आप उसको कुछ तो ऑफिशियल यूज करते हो और कुछ पर्सनल। तो जहां पार्टली बात आ जाती है, समझिए जहां पार्टली बात आ जाती है, वहां पे हम बाइफिकेट नहीं कर सकते परसेंटेज से कि कितना परसेंट यूज हुआ कितना नहीं। तो यहां पे फिक्स चार्जेस लगेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर करे थे, फिक्स चार्जेस विल बी परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार। अब समझिए जरा, यहां पे समझिए,
वहां पे हमने कितना लिया था, 1800 रुपए और 2400 रुपए। छोटी कार 1800 रुपए, बड़ी कार 2400 रुपए। यहां पे क्या लेंगे सर, यहां पे भी सेम। यहां पे अगर स्मॉल कार है, स्मॉल कार क्या होता है सर, स्मॉल कार होता है अप टू 1.6 लीटर। तो यहां पे जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे आपके 600 पर मंथ, 600 रुपए पर मंथ। सर 600 रुपए क्यों, वहां तो 1800 था। समझिए जरा, वहां पे ये सारे खर्चे कौन पे कर रहा था, इंप्लॉयर पे कर रहा था, इसलिए वहां ज्यादा था। पर यहां पे सारे खर्चे कौन पे कर रहा है, इंप्लॉय अपनी जेब से पे कर रहा है। इंप्लॉय अपनी जेब से पे कर रहा है। उसको बेनिफिट क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार का बेनिफिट हो रहा है। तो कार का बेनिफिट जो हो रहा है वो पार्टली ऑफिशियल भी यूज करता है, पार्टली पर्सनल भी। तो उसके लिए मैं ये पूरा 10% नहीं लगा सकता, क्योंकि 10% लगाने का मतलब हुआ 100% पर्सनल। अब पार्टली ऑफिशियल है, पार्टली पर्सनल। अब वहां पे क्या था, 1800। 1800 इसलिए था क्योंकि सारे खर्चे कौन उठा रहा था, सारे खर्चे इंप्लॉयर उठा रहा था, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। और यहां पे सारे खर्चे कौन उठा रहा है, इंप्लॉय। ठीक है, तो इसलिए यहां पे अमाउंट कम हो गई। और अगर बिग कार है, बड़ी कार है, यानी कि मोर देन 1.6 लीटर्स, तो कितना हो जाएगा सर, 900 रुपए पर मंथ। 900 रुपए पर मंथ। अच्छा सर ड्राइवर हुआ, तो ड्राइवर के तो वही जुड़ेंगे, ठीक है। एड ड्राइवर चार्जेस, ये कब ऐड होंगे, इफ पेड बाय इंप्लॉयर। अगर इंप्लॉयर पे करेगा तभी ऐड होंगे ड्राइवर के चार्जेस। कितने सर, वो जितने वहां थे उतने हैं, क्योंकि ड्राइवर के तो सर सेम ही रहेंगे, 900 रुपए पर मंथ। ठीक है, चलिए तो ये लिख लीजिए। और फिर आ जाते हैं बुक पे। ये अगर नहीं लिखा तो ये भी लिख लो पॉज करके। ठीक है, एक काम करो, इसको लिख लेना पॉइंट नंबर ए, इसको लिख लेना पॉइंट नंबर बी। ठीक है, लिख लिया। चलिए बुक पे आइए जरा। मैंने आपसे ये कहा कि सर कार किसकी है, कार है इंप्लॉयर की। किसको दे दी, इंप्लॉय को दे दी। अब देखिए यहां पे कि यूज क्या हो रहा है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों से यूज हो रहा है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज हो रहा है। लेकिन सारे खर्चे कौन पे कर रहा है सर, सारे खर्चे इंप्लॉय पे कर रहा है। कार ऑफिस की एक्सपेंस इंप्लॉय दे रहा है, सारे के सारे खर्चे कौन दे रहा है, इंप्लॉय। तो यहां पे उसको बेनिफिट क्या हो रहा है सर, यहां पे बेनिफिट हो रहा है उसको कार का। अब यूज क्या है, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों है। तो यहाँ पे भाई मैं पूरा तो टैक्स नहीं कर सकता 10%, और कम भी नहीं कर सकता। तो यहाँ फिक्स चार्जेस हुए। छोटी कार के कितने हुए सर, 600 रुपए पर मंथ, ड्राइवर के वही 900 रुपए जुड़ेंगे। लेकिन अगर ये कब होंगे, ये जब इंप्लॉयर पे करेगा तभी होंगे। बड़ी कार है, फॉर्च्यूनर दे दी, तो 900 रुपए पर मंथ और 900 रुपए ड्राइवर के। अगर ड्राइवर के पैसे कौन पे कर रहा है, इंप्लॉयर पे कर रहा है। बात क्लियर है, समझ आ गया। चले आगे, आइए जी। अब केस टू आता है सर, केस टू आता है, केस टू, जहां पे कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। कार किसकी है सर, इंप्लॉय की कार है। अब यूज क्या होगा सर, देखिए बुक में आइए जरा। सर कार अगर वो पूरी तरीके से ऑफिशियल, एक बार बताओ, अपनी खुद की कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए चला रहा है, क्या पॉसिबल है, नहीं। और अगर होगा भी तो भी एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट है। अच्छा, उसकी खुद की कार है, खुद की कार है, ऑफिस से घर और ऑफिस, घर से ऑफिस के लिए आता है। सर खुद की कार से आएगा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो कोई बेनिफिट थोड़ी ना उसको, कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब क्या खुद की कार पे भी उससे क्या लेंगे हम, टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे। देखिए, अगर जो कार है, कार है, ये काट देना, ये गलत है। अगर कार किसकी है सर, आइए, सर कार है इंप्लॉय की, कार है इंप्लॉय की। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंस कौन पे कर रहा है सर, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो फिर हम क्या देखेंगे सर, उसका यूज देखेंगे कि वो कार यूज कहां हो रही है। ठीक है, भाई सीधी बात है, अगर उसका यूज ऑफिशियल है पूरा का पूरा 100%, 100% क्या है सर, ऑफिशियल है, तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर अगर 100% पर्सनल है, तो मुझे बताओ यहां पे उसको बेनिफिट क्या हो रहा है सर, उसको जो बेनिफिट हो रहा है वो ये, जो पैसे उसको कहां से मिल रहे हैं, इंप्लॉयर से पैसे मिल रहे हैं। ठीक है,
तो उसको जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट हो जाएगा सर उसकी परक्यूजिट वैल्यू, और वो क्या होंगे सर? वो होंगे फ्यूल के खर्चे, वो होंगे मेंटेनेंस के खर्चे, वो होंगे सर ड्राइवर की सैलरी। अच्छा सर, वो जो 10% डेप्रिसिएशन आता था वो भी तो होगा? हाँ हाँ, वो भी तो होगा। 10% डेप्रिसिएशन ये नहीं होगा। बताओ मुझे क्यों नहीं होगा? वहां पे भी सेम था, यहां पे भी सेम था, लेकिन वहां 10% डेप्रिसिएशन ऐड करा था, यहां नहीं करेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि सर कार इंप्लॉय की है, तो उसको बेनिफिट कार का तो मिल नहीं रहा, क्योंकि कार तो उसने अपने पैसे देके खरीदी है। उसको फालतू पैसा क्या मिला? फ्यूल का, मेंटेनेंस का, ड्राइवर का, तो वो बेनिफिट है। कार तो उसकी खुद की ही है, तो अपनी ही कार पे डेप्रिसिएशन का लॉस होगा, अपनी कार पे बेनिफिट नहीं होगा। तो यहां पे बस क्या नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सर ये तो इजी है। लेकिन अगर कार यूज हो रही है, समझिए कार यूज हो रही है, यूज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के लिए यूज हो गई, तो फिर यहां पे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं सर? यहां पे हम करते हैं फिक्स चार्जेस। तो सर फिक्स चार्जेस कितने होंगे? फिक्स चार्जेस यहां पे आपके होंगे, फिक्स चार्जेस एग्जेम्पशन मिलेगी। अभी आपको समझिए जरा, फिक्स चार्जेस एग्जेम्पशन मिलेगी। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। यहां पे उसको जितने पैसे मिले, यानी कि एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जितने एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने करे, माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन, माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन, जो कि क्या है? फिक्स है, जो कि क्या है? फिक्स है। अब जरा समझिए कैसे। सर यहां पे भी दो पार्ट, कि बिग कार है या स्मॉल कार है। ठीक है, इसको देखो आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अगर बिग कार है, अगर बिग कार है, तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार कैसे निकलेगी? जितना एक्सपेंस लिया, जितना एक्सपेंस रियम्बर्स किया, यानी जितना पैसा आपने इंप्लॉयर से, बॉस से ले लिया, यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेंस माइनस फिक्स, एक्सपेंस माइनस फिक्स एग्जेम्पशन वैल्यू। वो कैसे निकलेगा? अगर बिग कार है, बिग कार है, तो बिग कार में होगा सर आपका यहां पे जो भी एक्सपेंस है माइनस 2400 रुपए मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके मंथ है। कितना होगा? 2400 रुपए पर मंथ। अब जरा समझिए, वहां पे 2400 रुपए पर मंथ टैक्स करा था, पर यहां पे 2400 महीने एग्जेम्प्ट करोगे, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसको याद करने का। अच्छा, स्मॉल कार है तो पीवी ऑफ कार कैसे निकलेगी? सर देखिए, जितना भी एग्जेम एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस आप इंप्लॉयर से ले लोगे, रियम्बर्स कराया, माइनस करेंगे यहां पे कितना? यहां पे करेंगे सर कितना? छोटी कार पे 1800 रुपए पर मंथ, 1800 रुपए पर मंथ यहां पे माइनस हो जाएंगे। और अगर ड्राइवर भी है, समझिए अगर ड्राइवर भी है तो और माइनस हो जाएंगे 900 रुपए पर मंथ, ऐड नहीं होंगे, याद रखना, 900 रुपए माइनस होंगे पर मंथ ड्राइवर के। अगर हमने ड्राइवर के पैसे भी इंप्लॉयर से लिए हैं तो और माइनस हो जाएंगे 900 रुपए पर मंथ, ऐड नहीं होंगे, याद रखना, माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल देते हैं कि बड़ी कार है, मान लेते हैं बड़ी कार है, उसने उसने जो एक्सपेंस रियम्बर्स करे, मान लेते हैं पूरे साल भर में एक्सपेंस रियम्बर्स करे 80,000 रुपए, इसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी उसको? सर एग्जेम्पशन मिलेगी बड़ी कार पे 2400 रुपए पर मंथ। तो 80,000 और 2400 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 80,000, तो टैक्स हो गया सर 51,200 रुपए। ये इसकी टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको लिख लो फटाफट से पॉज करके। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लिख लिया? आइए सर बुक पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे तो ये काट लेना और यहां लिख लेना एक्सपेंस बाय
एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर अपनी कार वो यूज करता है ऑफिशियल पर्पस तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है और खर्चा ले रहा है एम्प्लॉयर से तो भाई जितना पैसा ले लिया वो बेनिफिट हो जाएगा। अपनी कार से ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, किसके लिए, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल के लिए, तो यहां पे एग्जेम्पशन पोर्शन मुझे निकालना पड़ेगा। तो जितने भी उसने पैसे लिए उसमें से एग्जेम्पशन पोर्शन माइनस कर दोगे। अब एग्जेम्पशन पोर्शन कैसे निकलेगा, छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ माइनस हो जाएंगे, और ड्राइवर भी ले रहा है, ड्राइवर के पैसे भी ले रहा है तो 900 रुपए और माइनस हो जाएंगे। बड़ी कार है तो जितने पैसे लिए उसमें से 2400 रुपए माइनस कर देंगे, और अगर उन पैसों में ड्राइवर के पैसे भी हैं तो एडिशनली 900 रुपए और माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे बात आती है कार कौन यूज करेगा, कार यूज करेगा यहाँ पे हाउस होल्ड वाले। हाउस होल्ड में आते हैं सर उसके, वो तो खुद तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड, फिर उसके बच्चे, पेरेंट्स, उसके नौकर, ड्राइवर या डोमेस्टिक हेल्प, ये भी हाउस होल्ड में आते हैं। इसीलिए यहाँ पे फैमिली वर्ड नहीं है, यहाँ पे हाउस होल्ड वर्ड है। ठीक है, फिर इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे बाइक स्कूटर इंक्लूड नहीं है, बाइक और स्कूटर की वैल्यूएशन हम अलग से करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल रिएम्बर्समेंट बेसिस इग्नोर्ड इन एग्जाम अनलेस स्पेसिफाइड, एक्चुअल रिएम्बर्समेंट आप इग्नोर कर दोगे अनलेस स्पेसिफाइड ना हो। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर एक से ज्यादा कार दे दी उसको, एक से ज्यादा कार दे दी तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, एक कार को, सिर्फ एक कार को आप मानोगे ऑफिशियल पर्पस है। लेट सपोज एम्प्लॉय को दो कार दे दी है तो एक कार को तो ऑफिशियल मान लोगे, और बाकी एक कार को आपको फुल्ली पर्सनल ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, फुल्ली पर्सनल मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जस्ट लेट सपोज कि पहली कार को आपने मान लिया पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, तो वहां पे तो 1800 या 2400 वाला मेथड लगाया। लेकिन दूसरी कार को आपको मैंडेटरी पर्सनल पर्पस मानना पड़ेगा और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, कॉस्ट वो भी है और 10% डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो पढ़ेंगे, इससे ये पूरा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ, XYZ का एम्प्लॉय है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। कह रहा है द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड टू मोटर कार, दो कार दे रखी है ए को। कार नंबर 1 है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1800 सीसी है, तो बड़ी कार है छोटी कार है, सर ये बड़ी कार हो गई, 1600 सीसी से ऊपर चली गई बड़ी कार, फॉर्च्यूनर दे रखी है। फिर कह रहा है यूज, अच्छा यूज क्या है इसका, पहली बात तो कार किसकी है, सर इस कार का ओनर कौन है, इस कार का ओनर है कंपनी, इस कार का ओनर है कंपनी। फिर यूज क्या हो रही है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रनिंग एंड मेंटेनेंस, यानी जो खर्चा आया वो टोटल कितना आया, 6000 रुपए का, जो कि पे किसने करा, एम्प्लॉयर ने पे करा। तो भाई अगर खर्चा एम्प्लॉयर ने पे करा है और यूज क्या हो रहा है, ऑफिशियल पर्पस और पार्टली फॉर पर्सनल, तो इस केस के अंदर एक्चुअल खर्चा नहीं देखा जाता, यहां तो फिक्स जो खर्चा होता है वो क्या बन जाता है, परक्यूजिट वैल्यू। बड़ी कार है तो 2400 रुपए पर मंथ और छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर के अलग से पैसे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या भी रहा है, 6000 रुपए ये मंथली है, फिर कह रहे ड्राइवर के साल के 12000 रुपए भी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो फिक्स में एक तो कार के 2400 रुपए आ जाएंगे, बड़ी कार है तो, प्लस ड्राइवर के 900 रुपए पर मंथ। तो ये एक्चुअल खर्चे को मुझे नहीं लेना होता इससे। ठीक है, फिर दूसरी कार जो, अच्छा दो कार दे रखी है तो दो में से एक कार तो क्या हो गई, सर दो में से एक कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो बाकी जो कार है उसको तो आपको 100% पर्सनल मानना ही पड़ेगा, 100% पर्सनल मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंजन कैपेसिटी 1400, यानी कि ये कौन सी कार हो गई सर जी, ये हो गई दोस्तों स्मॉल कार हो गई। आगे पढ़ेंगे सीए साहब, यूज्ड होली फॉर पर्सनल पर्पस, अच्छा देखो बता भी रखा है कि ये पर्सनल पर्पस के लिए, नहीं बताता तो भी हम मान लेते 100% पर्सनल पर्पस के लिए। मिस्टर ए एंड हिज हाउस होल्ड, जो मिस्टर ए और उसके घर वालों के लिए। कार की कॉस्ट है 8 लाख रुपए। रनिंग मेंटेनेंस इंप्लॉयर दे रहा है, कितने दे रहा है सर, 5000 रुपए महीने के दे रहा है। ड्राइवर की सैलरी 10,000 रुपए पर एनम, याद रखना पर एनम, ये भी कौन पे कर रहा है, इंप्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, तो ये तो है सर पॉइंट ए, ये हो गया सर हमारा पॉइंट ए। तो एक काम करते हैं, पहले पॉइंट ए कर लेते हैं फिर हम पॉइंट बी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो पॉइंट ए की बात करते हैं, आइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, लिखिए पॉइंट नंबर ए, मिस्टर, क्या नाम है, ए, हाँ, मिस्टर ए हैज बीन
प्रोवाइडेड बाय नहीं, प्रोवाइडेड टू कार्स बाय कंपनी, ठीक है, एंड ऑल रनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी इज बीइंग पेड बाय एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है सर? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। तो एक तो कार किसकी है सर? एम्प्लॉयर की कार है। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। तो हम लिख देंगे कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दोनों कार क्या है? ठीक है, फॉर बोथ कार्स। दोनों कार कौन ओन करता है सर? एम्प्लॉयर ओन करता है, एम्प्लॉयर की है। तो एक तो पहले देखेंगे कार किसने खरीदी है, फिर देखेंगे कि कार का यूज क्या है, और पैसे, तीसरी चीज देखेंगे पैसे कौन दे रहा है। तो हमने पहले बात करी कि पैसे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। दूसरी हमने बात करी कार है किसकी? एम्प्लॉयर की है। तीसरी उसका यूज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार नंबर 1 की बात करते हैं। कार कार 1 is used for is used partly is used partly for official and partly for personal purpose, ठीक है। तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है सर? अब देखना पड़ेगा कार बड़ी कार है या छोटी कार है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहां पे टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू फॉर कार हैविंग इंजन अप टू 1.6 लीटर्स और 1600 सीसी, ठीक है। छोटी कार हो गई, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल कार, वैगन आर हो गई। तो वहां पे कितना होगा सर? वहां पे होगा टैक्सेबल वैल्यू हमारी 1800 पर मंथ। अच्छा, महीने कितने हैं सर? 12 महीने, क्योंकि पूरा साल दे रखा है, 12 महीने हो गए। तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया सर मेरा। बड़ी कार थी, अच्छा सर ज्यादा है, ये तो बड़ी कार है, मैं गलत लिख गया। यहां पे लिखो इंजन मोर देन हैविंग इंजन मोर देन 1.6 लीटर। तो सर ये तो बड़ी कार हो गई, यहां पे ठीक कर लेना भाई, इसको बड़ी कार है ये, बिग कार। तो ये हो जाएगा सर 1800 की जगह 2400 रुपए पर मंथ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना हो गया सर? ये हो गया 2400 रुपए इंटू 12, सर ये हो गया 28,800। और क्या इसमें ड्राइवर के पैसे भी उसने पे करे हैं? हाँ सर, उसने कहा था ड्राइवर भी दे रहा है, तो ऐड कर दो ड्राइवर सैलरी। लेकिन ड्राइवर की सैलरी ऐड नहीं करेंगे सर, ड्राइवर की सैलरी का बेनिफिट ऐड करेंगे, जो कि 900 रुपए पर मंथ है। तो कितना हो गया? 10,800। तो टोटल कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 39,600, ठीक है। तो ये आ गई मेरी कार की परक्यूजिट वैल्यू। कौन सी कार की? पहली वाली कार की। अब दूसरी कार के लिए उसने क्या कहा? 100% कार नंबर जो 2 थी हमारी, कार 2, ठीक है। ये किसकी कार है सर? एम्प्लॉयर की कार है। खर्चा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। और यह है होली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। अगर पूरी की पूरी कार इंप्लॉयर की पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो यहां पे परक्यूजिट वैल्यू कितनी आएगी? आइए मेरे साथ साथ लिखिए, कार
परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, हम जो जो पैसे उससे ले रहे हैं वो सारा हमारा बेनिफिट है। एक तो रनिंग एंड मेंटेनेंस। मुझे बताइए जरा कार नंबर 2 के लिए चेक करिए, और कार नंबर 2 ये रही। अच्छा, छोटी कार है पहली तो, अच्छा इससे तो मतलब ही नहीं है छोटी कार है बड़ी कार है, भाई यहाँ तो 100% बेनिफिट है हमें। तो कार कितने की रनिंग मेंटेनेंस है सर? 5,000 रुपए महीना रनिंग एंड मेंटेनेंस हो गई। तो 5,000 रुपए महीना हम उससे ले रहे हैं और सारा का सारा अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, पर्सनल है। तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर? 60,000। फिर ऐड कर दोगे इसमें क्या? ड्राइवर के पैसे भी। मुझे बताओ ड्राइवर के पैसे कितने हैं सर? यहां बताया था ये रहा 10,000 रुपए, महीने के नहीं है, पर एनम है, गलती मत कर देना। तो ड्राइवर के 10,000 रुपए ऐड हो गए। बस सर ये तो उसको बेनिफिट हुआ? नहीं, यहां पे उसको कार भी तो फ्री में मिली। तो जो कार मिल रही है उस कार का भी तो बेनिफिट हुआ। तो जो कार का बेनिफिट हुआ वो क्या है सर? इंप्लॉयर का जो नुकसान है वो इसका बेनिफिट है। इंप्लॉयर अपनी कार दे रहा है और ये चला रहा है, तो इंप्लॉयर के लिए डेप्रिसिएशन नुकसान हुआ, और इसके लिए बेनिफिट वही डेप्रिसिएशन हो गया। और वो डेप्रिसिएशन कितना है सर? 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ द कार। इसलिए क्वेश्चन में कार की कॉस्ट गिवन है। अब यहां बड़ी छोटी से मतलब नहीं है। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% कितना हो गया सर? 80,000 रुपए की कार ही उसने यूज कर ली। बेनिफिट हुआ ना, फ्री में कार मिल गई, तो भैया कितना यूज करा? 10% यूज करा। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सीधा सीधा आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल कार परक्यूजिट वैल्यू, तो कार 1 की कितनी हो गई थी सर? कार 1 की हो गई थी 39,600, और कार 2 की कितनी हो गई? 1,50,000। ठीक है, टोटल हो गया सर 1,89,600। सिंपल था, इजी था। चलिए पॉइंट नंबर बी की बात करें। कह रहा मिस्टर ए ओन्स अ मोटर कार। अब देखो यहां पे कार किसकी है सर? कार है यहां इंप्लॉय की, खुद की। देखिए इंप्लॉय की अपनी कार है, विच इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। ये भी बता दिया उसने। इंप्लॉयर रियम्बर्स द फॉलोइंग एक्सपेंस। खर्चे कौन उठा रहा है? ये। अब अगर पार्टली वाला है, पार्टली वाला है तो यहां पे फिक्स चलता है। या तो फिक्स एक्सपेंस बनेगा, मतलब या तो फिक्स परक्यूजिट वैल्यू बनेगी, या फिक्स एग्जेम्पशन बनेगा। फिक्स एग्जेम्पशन तब बनता है जब कार किसकी हो? इंप्लॉय की। कार किसकी हो सर? इंप्लॉय की। लिखना शुरू करेंगे पॉइंट नंबर बी। इन केस कार इज ओन्ड बाय employee and expense of running and maintenance is paid by employer. Also साथ में the car is used, कार किस लिए यूज हो रही है? फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, दोनों ही पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो यहां पे क्या निकलता है सर? फुल स्टॉप लिखिए यहां पे। देन परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार will be calculated as, कैसे निकालेंगे सर? जितना एक्सपेंस रियम्बर्स करा आपने माइनस पर मंथ एग्जेम्पशन। अभी एग्जेम्पशन किस पे डिपेंड करती है सर? डिपेंड करती है स्मॉल कार है बिग कार है। अब मुझे बताइए यहां पे पॉइंट नंबर सी में मिस्टर ए जो है एक कार ओन करता है, ठीक है, 8,000 रुपए पर मंथ लिए और 2,000 रुपए पर मंथ ड्राइवर के लिए। तो ये तो उसको पैसे मिले, इसमें से एग्जेम्पशन माइनस होगी, लेकिन देखना है कि सर बड़ी कार है या छोटी कार है। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे सर? यहां मान लेंगे हम स्मॉल कार। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अंदर अज्यूम कर लेंगे स्मॉल कार। अब आपको स्मॉल कार नहीं लिखना, आपको लिखना है लेस देन, या अप टू, लेस देन नहीं, अप टू 1.6 लीटर्स। ठीक है, आइए
तो हम निकालते हैं परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार, कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार। तो सबसे पहले जो उसने पैसे लिए, उसने एक तो लिया मेंटेनेंस एंड फ्यूल। फ्यूल एंड मेंटेनेंस कितने पैसे लिए उसने, क्वेश्चन में बता रखे थे, ये रहा। रनिंग एंड मेंटेनेंस लिए 8,000 रुपए महीना, तो 8,000 इंटू 12 तो ये हो गए, ठीक है। तो 8,000 इंटू 12। उसके अलावा और कितने पैसे लिए सर, उसने ड्राइवर के भी पैसे लिए। अच्छा, ड्राइवर के कितने पैसे हैं देखो सर, ड्राइवर के बता रहे थे, ये रहा 2,000 रुपए महीना, तो एक तो ये हो गया 2,000 रुपए महीना, तो ये हो गया सर 24,000, ये हो गया सर 96,000, ठीक है। अच्छा, ये तो इसने पैसे लिए, अब माइनस करेंगे सर एग्जेम्पशन, ठीक है। और एग्जेम्पशन किसकी सर, स्मॉल कार की। तो मुझे बताइए जरा एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी सर, एक तो एग्जेम्पशन मिलेगी कार के यूज की। कितनी मिलती है एग्जेम्पशन सर, पहले वाले केस में जहां कार इंप्लॉयर की होती है, तो जितनी अमाउंट आपकी टैक्स बनती है, इस केस में उतनी ही अमाउंट आपका एग्जेम्पशन बनेगी, यानी कि 1,800 रुपए पर मंथ एग्जेम्पशन बनेगी छोटी कार की। और ड्राइवर के, फिर ड्राइवर के तो वही है 900 रुपए, वहां टैक्स बनते, लेकिन यहाँ 900 रुपए एग्जेम्पशन बनेंगे। तो 10,800 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए सर, 21,600। 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गए हाँ 21,600। ये हो गए सर एग्जेम्पशन, तो ये लेस हो जाएंगे। तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी सर 96,000 मिले, 24,000 और मिले, माइनस होंगे 21,600 कार यूज के, क्योंकि उसकी अपनी कार यूज हो रही है तो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको, और 10,800 ड्राइवर के, तो 87,600 इसकी कार की परक्यूजिट वैल्यू आ गई। क्लियर है, लिख लिया। अब मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर सी पे आइए, देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सी में। सर पॉइंट नंबर सी ये रहा, कह रहा मिस्टर ए ऑल्सो ओन्स अ टू व्हीलर, मिस्टर ए का अपना टू व्हीलर है, क्या ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट में आएगा या नहीं आएगा। सर यूज ऑफ मूवेबल एसेट में टू व्हीलर आता है, लेकिन वो तब आता है जब वो किसका होता है, जब वो होता है एम्प्लॉयर का। लेकिन सर यहां पे एम्प्लॉयर का नहीं है, ये किसका है, एम्प्लॉय का खुद का है, जिसका खर्चा 3,000 रुपए महीना इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम आर रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि इस 3,000, इस टू व्हीलर पे, बाइक या स्कूटी जो भी है, इस पे 3,000 फ्यूल एंड मेंटेनेंस के खर्चे, 3,000 रुपए महीना जो किससे ले लेता है, वो अपने एम्प्लॉयर से ले लेता है। कह रहा है नो लॉग बुक और अदर रिकॉर्ड आर मेंटेन, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है, बाय द एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज, क्योंकि ऑफिशियल यूज है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर कह रहा है मिस्टर ए एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ट्रीट कार वन, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कार वन कार टू हमने कर लिया था। कार वन जो है बहुत ऑफिशियल वाला था, और कार टू हमारा पर्सनल पर्पस के लिए था, ठीक है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझिए पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर सी में कह रहा है कि भाई एक बाइक है, ठीक है, ऐसे करके, अब टंकी ये बनी हुई है, ये सीट है, ठीक है, और ये ऐसे करके है, और ये टायर है, तो ऐसे करके एक बाइक है। ये बाइक किसकी है सर, ये बाइक है एम्प्लॉय की, ये बाइक है एम्प्लॉय की। तो अगर ये एम्प्लॉय की बाइक है और इसके जो खर्चे हैं वो रियम्बर्स हो रहे हैं, रियम्बर्स हो रहे हैं किससे, एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर से कितने रियम्बर्स हो रहे हैं सर, 3,000 रुपए पर मंथ हो रहे हैं। तो वो आएगा, या टैक्स होगा या नहीं होगा, या कितना होगा ये देखना है। क्या इसको बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल सर बेनिफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, 3,000 रुपए पर मंथ का बेनिफिट इसको हो रहा है रियम्बर्समेंट के नाम से। अब जरा मेरी बात समझिए, इसका यूज देखेंगे पहले, तो भैया यूज क्या है, क्या कह रहा है कहीं पे यूज, यहाँ पे यूज भी नहीं लिखा हुआ। अब मेरी बात समझिए जरा, लिखिए टू व्हीलर, टू व्हीलर लिखिए इसमें, एज पर दिस रूल, मतलब जो हम कार वाले रूल की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर लाइक बाइक, स्कूटी,
इज नॉट कवर्ड। इसके अंदर टू व्हीलर कवर्ड नहीं है, मैंने आपको बताया था। एज मोटर कार, इनको हम मोटर कार नहीं मानते। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, दिस परक्यूजिट इज टू बी dealt as use of movable एसेट। ये कहां पे आएगा सर? ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट में आएगा। लेकिन सर यूज ऑफ मूवेबल एसेट भी तब होता है जब वो एम्प्लॉयर का होता है, और ये तो एम्प्लॉयर का है ही नहीं, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट भी ये नहीं बनेगा। लिखिए, बट यूज ऑफ मूवेबल एसेट बेनिफिट will arise only when asset is owned या फिर hired by employer, hired by employer। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? ये तो मेरे कहीं पे भी बैठ नहीं रहा, इसलिए therefore the reimbursement of ₹3,000 per month will be exempt। ये exempt हो जाएंगे सर, टैक्सेबल नहीं होंगे। क्यों सर? क्योंकि मेरे रूल में नहीं आ रहा। मेरा रूल मोटर कार की बात करता है, ये मोटर कार नहीं है। ये जाता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट, और यूज ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर इसका ओनर का ओन्ड होना जरूरी था, ये ओनर का है नहीं। तो इसलिए जो 3,000 रुपए मिल रहे हैं ये मेरे कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे, इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट हो गया। क्या प्रैक्टिकली भी एग्जेम्प्ट होगा ये? नहीं सर, प्रैक्टिकली एग्जेम्प्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली जब अगर हम इसको एग्जेम्प्ट दिखाते हैं तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? इस 3,000 रुपए का एज एन अलाउंस बना देगा। वो बोलेगा आपको रिएम्बर्समेंट मिल रही है ना, अब रिएम्बर्समेंट का अलाउंस बना के वो आपको उस आपकी सैलरी में ऐड कर देगा। हाँ, फिर अगर आप ये दिखाते हो कि सर देखो मैं जो हूं 5,000 का पेट्रोल डलवाता हूं, समझिए आप उसको बता रहे हो ऑफिसर को कि मैं 5,000 का पेट्रोल डलवा रहा हूं, 3,000 रुपए लेता हूं कहां से? ऑफिस से। और मेरी गाड़ी जो चलती है ना वो इतनी चलती है कि 3,000 रुपए, मेरी गाड़ी इतनी चलती है कि 3,000 रुपए ऑफिशियल पर्पज के लिए खत्म हो जाते हैं। अब एओ जो है असेसिंग ऑफिसर आपसे कहेगा प्रूफ दो, तो आप उसको लॉग बुक का प्रूफ दिखा दोगे कि सर देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पूरी पर्चियां संभाल के रखी हुई हैं, मैंने यहाँ पे पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन करके रखी है। अगर असेसिंग ऑफिसर मान जाता है तो फिर वो आपके इनकम में टैक्स नहीं होगा, और अगर वो पर्सनली मतलब पूरा का पूरा पर्सनल यूज के लिए मिल रहा है तो पूरा टैक्स होगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए चलिए, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। होप श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, मुझे भी पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने करे, और अगली क्लास के अंदर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।